Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous part, recently लॉ में आप लोग मोस्ट ऑफ द सिलेबस आप लोग अपना कवर अप कर चुके हैं, जिसमें से कंपनी लॉ का रिसेंटली आप लोगों ने चैप्टर 7 दैट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग टू आपने कंप्लीट किया, जिसमें बोर्ड मीटिंग्स एंड ऑल वैलिडली मीटिंग को कॉल करना, प्रॉपर नोटिस सर्व करना एंड कौन रेजोल्यूशन बेस्ड कौन कौन से रेजोल्यूशन आपको पास कब करने हैं एंड वोटिंग का पैटर्न क्या होगा, ये ऑल थिंग्स मतलब मैनेजमेंट के रिगार्डिंग एक कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आप ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं. बट सर, जो टॉपिक हमें पहले स्टार्ट करना चाहिए था वो सबसे लास्ट में आप लोगों को करवा रहा हूं. क्लियर? एंड उसका एक रीजन है जो नया टॉपिक आपके सामने डिस्कस करना है सर. उसमें हमारा टॉपिक का नेम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स लॉ. बेसिकली सर, लॉ की इंटरप्रिटेशन आप लोगों के सिलेबस में दी गई है चैप्टर 14 के अंदर, जो हम लोगों का आज का नया टॉपिक है. प्लस डीड्स, डॉक्यूमेंट्स, अग्रीमेंट्स जितने भी आप लोग बनाते हैं, आपको पता है कि इनके केस में जो लैंग्वेज है मेनली लॉ के अंदर, आपने पूरा लॉ रीड आउट किया. अब तक आप लोगों के पास भी काफी सारी एग्जांपल्स मेरे साथ साथ यहाँ पे होंगी कि जब भी आपने लॉ को रीड आउट किया, कभी तो लॉ को स्ट्रिक्ट सेंस में रीड आउट किया जाता है, जिसको तुम वर्ड बोलते हो एज इट इज, कि जो लिखा गया उसी के अकॉर्डिंग टू मीनिंग क्या किया जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा. हम अपनी मनमर्जी वहां पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते. क्लियर? एंड समवेयर जहां पे मीनिंग आप लोगों के क्लियर नहीं होते, लैंग्वेज जो अपने आप में है वो एम्बिग्युअस नेचर की है, रिजल्ट्स आप लोगों के एब्सर्ड आ रहे हैं, देन कहीं ना कहीं आप लोग उस प्रोविजन को डेविएट कर लेते हैं अपने मीनिंग के अकॉर्डिंग, अपने क्लॉज के अकॉर्डिंग. जो प्रोविजन होनी चाहिए थी, आप उस अकॉर्डिंग टू अपना एक व्यू पॉइंट क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं. तो सर ये फर्क क्या है? कभी तो आप चलते हो बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेंस में, और कभी आप अपनी थोड़ी बहुत बीच में मनमर्जी भी कर लेते हैं कि सर अकॉर्डिंग टू दैट, मेरे अकॉर्डिंग टू ये होना चाहिए. अब हमारे पास भी देखो, सिंपल सी बात, क्लाइंट्स की कॉल आती है एंड वो पूछते हैं कि अल्टीमेटली मेरे को कौन सा एट प्रेजेंट लॉ एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद होगा कि हर तरफ हर चीज मेरे माइंड में होगी. समटाइम्स हम भी तो डाउट में होते ही हैं. क्लियर? वो क्लाइंट क्वेरी पूछता है कि क्या सर हम ये कर सकते हैं. अब उसने पूछा लॉ के अकॉर्डिंग, एंड लॉ मैंने पढ़ा तो हुआ है, बट एट प्रेजेंट सर अगर मैं उसको मना करता हूं फिर वो मुझे एक्सप्लेनेशन देगा. ठीक है ना? तो हम उसको क्या समझाते हैं, देखो सर, अगर तो लॉ को रीड करोगे स्ट्रिक्ट सेंस में, अगर तो लिटरल कंस्ट्रक्शन करेंगे, लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे, फिर तो जी मेरे अकॉर्डिंग मना है, कि नहीं सर आप ऐसा नहीं कर सकते. क्लियर? हाँ, बट अगर लाइटली थोड़ा सा लॉ को रीजनेबल कंस्ट्रक्शन पे लाया जाए, इसकी इंटरप्रिटेशन लॉजिक बेस्ड लगाई जाए, लॉजिक बेस्ड, क्लियर, देन यहाँ पे मीनिंग आप लोगों का जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. क्लियर? अब यहाँ पे मैंने पॉइंट क्या रीड आउट किया सर, देखो, अगर तो लॉ ने क्लियर मीनिंग आपको प्रोवाइड कर रखा है, देन देयर इज नो इफ एंड बट. कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा. डायरेक्टली जो लिखा गया उसी के अकॉर्डिंग टू आपको अपना मीनिंग क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा. जहां पे आपके रिजल्ट्स क्या हैं, एम्बिगुअस नेचर के हैं, एब्सर्ड का मतलब बेतुके रिजल्ट, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा, कि अगर मैं इसको एज इट इज पढ़ता हूं, या जैसे आप मेरे से डाउट पूछते हो, आप मेरे को डायरेक्टली डाउट पूछते हो कि सर इसका क्या करेंगे, मैं आपसे क्या पूछता हूँ, एक लाइन रिपीट करना, आप थोड़े आगे पीछे वाले वर्ड्स बताना, आप किस सेंस में पूछा जा रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग टू अपना मीनिंग क्या करूंगा, प्रोवाइड कर. तो सर ये नहीं होता, ये वर्ड है बताओ जिसका क्या मीनिंग होगा. इट डिपेंड्स कि वो वर्ड किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टांसेस में एंड आजू बाजू में जो इसके वर्ड्स हैं वो कौन से यूज किए गए हैं, देन उसका मीनिंग मैं क्या करूंगा, ड्रॉ करूं.
अब एक चीज इवन खुद बताइए, आप कोई भी मीनिंग अगर गूगल पे सर्च करते हैं, क्या एक ही मीनिंग आता है? डिफरेंट मीनिंग आते हैं। इवन उसके साथ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव किस सेंस में उसको यूज किया, फिर आप क्या करते हो, उसमें से वर्ड जो भी मीनिंग आपके पास आते हैं अपनी लाइन के साथ क्या करते हो, मैच। कौन सा एडजस्ट हो रहा है, कौन सा मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, देन आप एक इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं। तो यहां पे सर नेक्स्ट ऑन आप लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो सर आप पढ़ चुके हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ये आपका जो टॉपिक है चैप्टर 14 वो तो डन हो चुका। अरे लॉ जब पढ़ लिया, कंपनी लॉ पढ़ लिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, नेगोशिएबल पढ़ लिया, स्टार्टिंग से पढ़ते ही क्या आ रहे हैं, लॉ तो पढ़ते आ रहे हैं। और वो लॉ जो पढ़ाया गया वो किस किस बेसिस पे पढ़ाया गया, स्टार्टिंग से मैं भी आप लोगों को जो सिखा रहा हूं वो क्या चीज सिखा रहा हूं, इंटरप्रिटेशन ही सिखाई जा रही है कि लॉ को पढ़ते कैसे, लॉ का मीनिंग कैसे समझते हैं। आप कर तो वही रहे हैं, कर तो वही रहे हैं, बट नहीं सर, सिलेबस में पर्टिकुलरली एक इंटरप्रिटेशन के रूल्स डाल दिए गए, इसके इंटरनल एड्स, इसके एक्सटर्नल एड्स, कि लॉ को पढ़ने के लिए, स्टैट्यूट को समझने के लिए, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को समझने के लिए, क्लियर, एवरीथिंग एवरीथिंग आपने वहां पे क्या करी, रीड आउट कर। बट सर अब थोड़ा सा ना वो, ठीक है, बुकिश लैंग्वेज में टर्म्स, पहले बता रहा हूं, लैंग्वेज इज हार्ड। लैंग्वेज यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, हार्ड मिलेगी, बट आपको क्लैरिटी, अगर आपने ये 5 मिनट मेरे अच्छे से सुने होंगे, देन आपका कमिंग टॉपिक बहुत ही इजी जाने वाला। क्लियर, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज का हेर फेर है, हर लाइन में मीनिंग तो वही निकलेगा, हर लाइन में क्रक्स तो लास्ट वही निकालो। तो सर कोई भी रूल्स, एंड तकरीबन 5 to 6 रूल्स आपके सिलेबस में यहाँ पे गिवन है इंटरप्रिटेशन करने के लिए, कि लॉ को, अच्छा इंटरप्रेट करना और रीड करना दोनों में फर्क है। इंटरप्रेट करना मींस पढ़कर उसको समझना उसी सेंस में, उसी सेंस में जैसे जैसे वो यूज किया गया हो। क्लियर, ये रीडिंग करना मतलब जस्ट सिंगल रीडिंग करना, दैट इज नॉट ओनली द थिंग। सर लॉ जहां पे भी आपने पढ़ा, इनकम टैक्स आप पढ़ रहे हैं, जीएसटी आप पढ़ रहे हैं, कंपनी लॉ आपने पढ़ा, जितने भी लॉस पढ़ाए जा रहे हैं सिर्फ आपको रीड नहीं करवाया जा रहा, उसका मीनिंग भी साथ में क्या करवाया जा रहा है, अंडरस्टैंड। दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन। क्लियर, दैट इज जिस वे में लिखा गया उसी वे में उसका मीनिंग कन्वे करना, समझना, कम्युनिकेट करना। बट सर लॉट ऑफ टाइम देयर आर इतनी प्रॉब्लम्स, इस लॉ को समझने के लिए एक ही लाइन आपको नंबर ऑफ टाइम्स पढ़नी पड़ती है, तो जाके आपको वो मीनिंग क्या आता है, समझ आता है। बिकॉज स्ट्रिक्ट लैंग्वेज, लॉ में जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो अपने आप में क्या होती है, बेयर टेक्स्ट। बेयर टेक्स्ट, इनकी लैंग्वेज ही क्या है सर, डिफरेंट है। ये जो पब्लिशर की बुक्स हम यूज करते हैं ना, ये पब्लिशर की बुक्स यूज करना मतलब इन्होंने तो काफी इजी लैंग्वेज में आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया होता है। अगर वैसे कंपनीज एक्ट आप प्रॉपर बेयर टेक्स्ट में से पढ़ने लग जाओ, सर मीनिंग समझ ही ना आए। वो इतनी हेर फेर घुमा फिरा के लैंग्वेज देते हैं। ये तो पब्लिशर्स एंड राइटर्स जितने भी हैं ये उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई। सर सिंप्लीफाई करते कैसे हैं, सिंप्लीफाई करते कैसे हैं, अगर उनको इस टॉपिक की नॉलेज है, अगर उनको इंटरप्रिटेशन करनी आती है, तभी तो नेक्स्ट आगे वो बुक राइट कर पा रहे हैं। अगर वो लॉ मेकर की इंटेंशन समझ पा रहे हैं। अब जैसे वो क्लाइंट की बात चल रही थी कि क्लाइंट ने मेरे से क्वेरी पूछी, क्या सर ये कर सकते हैं, देखो ये उस केस में मेरे को चाहे लॉ नहीं पता, बट एक लॉ मेकर की इंटेंशन तो पता है कि इनकम टैक्स में, जीएसटी में या फलाना जो भी एक्ट आप लोगों के पास है, उसको बनाने का मोटिव क्या है, टू रेगुलेट, कि सर आप लोगों को एक रेगुलेशंस प्रोवाइड करना ताकि आप कंट्रोल्ड वे से काम करें। अब जो भी क्लाइंट की क्वेरी आई, क्या सर दिन भर में पता नहीं कितनी अलग अलग तरह के डाउट्स आते हैं, अलग अलग तरह की क्वेरीज आती, तो उसमें सर कम कर सकते हैं। देखो जी वैसे लॉ में ऐसा कुछ लिखा तो नहीं हुआ, वही बात है कि ना लॉ की लैंग्वेज अपने आप में क्या है, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मींस नॉट क्लियर। और अगर आप ऐसा कर भी देते हैं, मुझे नहीं लगता कि लॉ को इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, या एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपको किसी तरह की कोई क्वेरी आनी चाहिए या नोटिस आना चाहिए, कोई इशू नहीं सर, कर दीजिए। अब वहां पे क्या मैंने लिटरल इंटरप्रिटेशन देखी, मैंने वहां पे क्या देखी, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन देखी कि होना क्या चाहिए, लॉजिक क्या है, उसको बनाने का लॉजिक क्या है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स।
और वो डीड्स एंड डॉक्यूमेंट तो लास्ट में जस्ट एक पेज है, ये बाकी सारा टॉपिक अपने आप में क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। उस स्टैट्यूट को समझने के लिए कुछ रूल्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, एंड वो रूल्स वन बाय वन हमने क्या करने हैं, डिस्कस कर। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वन बाय वन। जहां स्पीड रिक्वायर्ड होगी थोड़ी स्पीड रखेंगे, बिकॉज अल्टीमेट इंटेंशन हर जगह क्या है, सेम। एंड सर प्लीज डिक्शनरी मीनिंग यहाँ पे बहुत चलेंगे। क्लियर? एंड इवन मैंने भी कुछ पिक आउट करके यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपको भी साइड बाय साइड वो क्या किए जाएंगे, लिखवाए जाएंगे। तो प्लीज उसको साइड बाय साइड लिखते रहना, जो जो लिखवाया जाए। चलिए जी, सबसे पहले सर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट के केस में हमारे पास पहले तो मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट क्या है। स्टैट्यूट होता क्या है सर अपने आप? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूट? लॉ मीन्स a written will of the legislature. क्लियर? लेजिस्लेचर मीन सर हमारे यहाँ पे गवर्निंग बॉडी है, इस इंडिया को रन करने के लिए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, एंड डे बाय डे वेरियस एनेक्टमेंट्स, वेरियस लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। दैट रिटन विल, लॉ रिटन होएगा सर, ओरली थोड़ी होते हैं। ओरल कानून को कौन मानेगा? हम लोग कोई भी अगर किसी बात से गुस्सा होते हैं, हम पहले वर्ड क्या बोलते हैं, बता कहाँ लिखा हुआ है, दिखाओ जी कहाँ लिखा हुआ है। फिर अगला लॉ निकाल के दिखा देगा, ये लिखा हुआ कि इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, इस रिटन विल के अकॉर्डिंग टू। और ये रिटन विल किसी की नहीं है, लेजिस्लेचर की, ऑल ओवर द इंडिया जो यहाँ पे गवर्निंग बॉडी है, इस रूल करने के लिए, इस कंट्री को रन करने के लिए, ये लेजिस्लेचर की विल है। ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही करना होगा। आप अपनी मनमर्जी नहीं चला पाएंगे यहाँ पे। अगर इंडिया में रहना है तो लॉ ऑफ लैंड आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? यस प्लीज, वन बाय वन। मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट सबसे पहले पढ़िए जी। Statute has been defined as the written will of the, underline, written will of the क्या लिखा हुआ है, legislature, the written will of the legislature. Yes, a statute is a, है तो सर ये भी लॉ है, तो ये भी लॉ established by the act of, क्या लिखा हुआ है, legislative power। हमारे कंट्री के कानून ने, हमारे कंट्री के संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स प्रोवाइड की हुई हैं इस लेजिस्लेटिव बॉडी को, इस गवर्निंग बॉडी को, कि आपको हमारे इंडिया के फेवर में जो सही लगे, जो होना चाहिए, आप वो हर तरह के कानून बना सकते हैं। एंड एट प्रेजेंट सर जो भी गवर्निंग बॉडी होगी, जैसे एट प्रेजेंट सेंटर में जो सरकार है अपनी कौन सी है सर, बीजेपी। बट सर इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी जो मर्जी करे, इनको अप्रूवल तो, वो प्रोसेस तो पूरा करना पड़ेगा सर। पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट के क्या होंगे, साइन होंगे, वो प्रोसेस तो, एंड बाद में ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा इन द ऑफिशियल गैजेट, वो तो चलेगा सर, वो तो होगा। बट दैट इज दैट पर्सन, दैट गवर्निंग बॉडी इज कॉल्ड एज द लेजिस्लेटिव बॉडी। मेन विल तो इनकी है ना सर, हम चाहते हैं कि इंडिया में ऐसा नया कानून बने, दैट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूट। यस प्लीज आगे। It generally refers to the laws and regulations of every sort, every provision of the law। दुनिया में कौन सा कानून नहीं है ये बताओ? इतने लॉज बने हुए हैं, इतने कानून बने हुए हैं, और every sort means every kind। तुम कहो तो सही कि सर अल्टीमेटली ये चीज कहां लिखी हुई है, वो भी कोई ना कोई पेज निकल के आ जाए। अपना कॉन्स्टिट्यूशन इतना वाइड है, और डे बाय डे तब से लेके अब तक रोज नए रूल्स बनते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ एनेक्टमेंट्स होती जा रही हैं। बट सर इतना पता है, ये जितने भी लॉज हैं, ये जितने भी तेरे रूल्स एंड रेगुलेशन, चाहे जितनी भी काइंड के हैं, एवरी प्रोविजन ऑफ द लॉ व्हाटएवर, हमें इतना पता है, लॉ या तो आपको कुछ करने की परमिशन देता है, या आपको कुछ ना करने के लिए मना। क्लियर? हमें तो इतना पता है सर, लॉ का मतलब, जैसे हम कहते हैं नहीं सर, कोई भी काम करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द प्रोविजन इन लॉ, कि पहले एक बार लॉ में देख लो कि ऐसा करना अलाउड है। हम भी तो कहते हैं कहीं देख ले भाई, ऐसा लिखा हुआ है ना, कि अपा बाद में कर दें और फिर क्या हो, पनिशमेंट हो, पेनल्टी हो, फाइन देना पड़े, पहले एक बार लॉ की प्रोविजन चेक। अब क्लाइंट को इतनी बातें तो समझ आने से नहीं, क्लाइंट किससे एक्सपेक्ट करेगा, बिजनेस के रिगार्डिंग वो किससे एक्सपेक्ट करेगा, अपने प्रोफेशनल से।
सीए, सीएस, सीएमए, जो भी उसके कंसर्न्ड पर्सन होगा कि सीए साहब हम ये एक नया काम करने जा रहे थे, एक बार चेक करके बताना जी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कुछ अलाउड है, कोई ऐसा काम गलत तो नहीं है ना कि पता लगे जी हम कर दें और बाद में पता लगे लॉ में तो क्या लिखी हुई थी, प्रोहिबिशन लिखी हुई थी। एक बार चेक करके बताना। फिर आपको पूरी स्टडी करते हैं, सेक्शंस देखते हैं, उसके क्लॉजेस देखते हैं, प्रोविजंस देखते हैं, देन आफ्टर दैट हाँ सर अलाउड, आप इस क्लॉज में क्या करते हैं, फॉल करते हैं एंड यू कैन डू दैट। तो जो भी लॉ है सर, लास्ट दो वर्ड विच क्या लिखा हुआ है, परमिट, और वर्ड क्या लिखा हुआ है, प्रोहिबिट्स और प्रोहिबिट्स एनीथिंग। पॉइंट ही तो होंगे, या तो कुछ परमिट करेगा या मे बी क्या करेगा, प्रोहिबिट करेगा, बट होगा इन दो में से। आगे चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यस प्लीज, does not use the term statute, but it uses the term law. और हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड स्टैट्यूट वर्ड कम चलता है एंड लॉ वर्ड थोड़ा ज्यादा चलता है। अरे है तो सर वो भी तो लॉ ही है। क्लियर। आगे, लॉ इंक्लूड्स, क्योंकि लॉ के अंदर सब कुछ कवर्ड होता है, लाइक एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। काफी सारे केसेस में ना ये जो लास्ट दो वर्ड हैं बड़े खतरनाक है, कस्टम और यूसेज। कस्टम और यूसेज का मतलब क्या है, वैसे सर आपके लॉ में ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ था, बट तुम्हारे यहाँ पे ट्रेडिशन है, तुम्हारे यहाँ पे कस्टम है, तुम्हारे यहाँ पे यूसेज ऑफ ट्रेड है कि हमारे तो यही सदा से चलता आ रहा है, तो वो लॉ बन जाता है। तो वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ये आप लोगों ने पार्टनरशिप में अगर कभी पढ़ा हो तो याद करवा दूं, राइट टू रेम्युनरेशन के केस में आपने क्या लिखा था कि सर वैसे तो पार्टनर्स के पास अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि दैट पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रेम्युनरेशन। फिर बाद में फिर कह दिया, कहता स्टिल तुम्हारी प्रोविजन नहीं भी लिखी हो, जबकि कहा था कि पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं लिखा हुआ नो सैलरी टू द पार्टनर, यही कहते हो। बट सर अगर तुम्हारे यहाँ पे यूसेज ऑफ ट्रेड है, तुम्हारे यहाँ पे कस्टम है कि हमारे यहाँ पे जो भी पार्टनर होता है हम उसको सैलरी देते ही देते हैं, और ये आज का रूल नहीं है, आज का रूल नहीं है, चलता आ रहा है, प्रथा चलती आ रही है। वही बात सर, ये वो वही बात आ गई ना, ऐसे कस्टम, ऐसे यूसेज जो अपने आप में फोर्स ऑफ क्या है, लॉ, वो लॉ की तरह चलते हैं सर, चाहे बेशक तेरे कॉन्स्टिट्यूशन में ना भी लिखा हो, बट स्टिल इट वर्क्स लाइक अ लॉ। अब जैसे ही हम आज की डेट में पूछते हैं अपने घर वालों से, जब भी मतलब कोई रिलीजियस मैटर होते हैं, बेटा ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये हो ऐसा हो, इस साल में हो, ये नहीं कर सकते, मैं कहा लॉजिक क्या इसका, बस लॉजिक नहीं पता, तेरे को बोला तो करना है। मैं कहा लॉजिक तो बता दो, कोई लॉजिक होगा इसका कि अपा ऐसा क्यों करते हैं, प्रथा चलती आ रही है, समझ गए ना, शुरू से चलता आ रहा है। आधे लॉजिक तो पता भी नहीं है अपनी मम्मियों को, सही बताएं, वो ठीक है चलता आ रहा है, जैसा जैसा आगे सिखाया गया वैसा वैसा आगे हमें सिखाया जा रहा है, हम भी आगे चलना है, बस करना है, ऐसा करते हैं, बट व्हाट इज द लॉजिक। तो उस केस में वर्ड क्या निकल के आता है, कस्टम और वर्ड यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ क्या लिखा हुआ है, लॉ, मानना तो पड़ेगा, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ मतलब ये सारी ये जो चलती है ना, ये वहीं से वर्ड चलती, क्लियर। हाँ, नेक्स्ट इज दस। मैं तभी कह रहा हूं यहाँ पे बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे आप लोगों को, लिटरली मतलब आप फील करेंगे अब ये टॉपिक पढ़ने का मजा है, क्यों, अब आप लॉ पढ़ चुके हैं, अब आप एग्जांपल्स सेट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं माइंड के साथ कि हमने ऐसा करा था कभी, ये चीज। यस, 10 स्टैट्यूट और लॉ Or law generally means the laws and regulations of every sort without considering the source from which they emanate. Emanate means arise. Clear? साइड पे वर्ड लिखे हैं यहाँ पे, emanate का मतलब बताई जाइए साथ साथ। क्लियर? emanate का मतलब क्या है, arise। क्या चीज, वर्डिंग चलेगी, ये इंटरप्रिटेशन है, यहाँ पे नई नई वर्डिंग्स आपके पास चलेंगी। एमिनेट का मतलब क्या है सर, कहां से वो अराइज हुए। अब वही बात कर रहे हैं, क्या लॉजिक माइंड में आया होगा, वो शुरू से प्रथा जो चल रही है चली जा रही है, ठीक है ना, ये सर कुछ नहीं कह सकते इस केस में। आगे चलिए, मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन, अब पढ़िए इसलिए। The understanding of any legislation is a process. सर एक्चुअली ये जो अंडरस्टैंडिंग का ये अपने आप में एक प्रोसेस है, एंड दिस प्रोसेस कमेंसेस विद असर्टनिंग द बैकग्राउंड ऑफ द स्टैट्यूट से लेकर, हमेशा एक लॉ पढ़ने से पहले आप उसका बैकग्राउंड जानो कि लॉ बनाने का कारण क्या,
मतलब आप लोग, मैं तभी वर्ड बोल रहा हूं, इंटरप्रिटेशन इज नॉट जस्ट ओनली रीड एंड अंडरस्टैंड सर, इट स्टार्ट्स बिफोर रीडिंग ऑल्सो, बिकॉज यू हैव टू चेक आउट द बैकग्राउंड ऑफ द लॉ ऑल्सो, कि उसके बिहाइंड लॉ मेकर की इंटेंशन क्या रही होगी, उसने ऐसा कानून क्यों बनाया, कोई तो कारण होगा। अगर मोदी साहब आज की डेट में कोई नया रूल बनाते हैं, कोई नई एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं, कहीं से तो इनिशिएटिव हुआ होगा, आइडिया आया कहां से, कुछ तो लॉजिक होगा ना। दैट इज आगे, द सर्कमस्टांसेस इन विच इट्स एनेक्टमेंट बिकेम नेसेसरी, ऐसी भी क्या जरूरत पड़ेगी भी इसको लॉ बनाना पड़ा, ऐसी भी क्या जरूरत पड़ी कि आपको उसको प्रॉपर रिटर्न विल की तरह क्या देना पड़ा, एक्सप्लेन करना पड़ा, कि सर नेचुरली आपको एक बार जानना तो चाहिए, देन तुम नेक्स्ट आगे वो फील के साथ उसको समझ पाओगे कि वाकई में उसको लॉ बनाने का कारण क्या। क्लियर? नेक्स्ट इज, एंड फाइनली रीडिंग द लॉ, वर्ड क्या लिखा हुआ है, वर्बैटिम। वर्बैटिम मींस इन एग्जैक्ट सेंस, इन एग्जैक्ट सेंस। एक चीज बता, सिंपल सा नॉर्मल पॉइंट, लॉ में तेरे सामने तो ये वर्डिंग लिखी हुई है, तेरे सामने तो ये वर्डिंग लिखी हुई है, आप इसको ओरिजिनल फॉर्म की तरह कब रीड कर पाएंगे, एग्जैक्ट सेंस में मीनिंग कब ड्रॉ कर पाएंगे, जब तुझे उसका क्या पता होगा, बैकग्राउंड, लॉ मेकर की इंटेंशन, उसकी नेसेसिटी, देन तुम उसका मीनिंग, जो उसका माइंड चल रहा होगा ना उस टाइम पे बनाते टाइम, आप भी उसको क्या करेंगे, फील करेंगे, नहीं सर वो एक पॉइंट सही है, कि ऐसे नहीं लॉ में प्रोविजन बनाएगी। अब कई बार कोई अच्छा पॉइंट आता है, आप भी सोचते हैं दिमाग तो लगाया बंदे कि सही चीज है, मतलब हमने नहीं सोचा, क्योंकि तुमने उसका पहले बैकग्राउंड जानने की कोशिश नहीं करी, तुमने उसकी नेसेसिटी फील नहीं करी कि वाई, क्यों वो यहां पे ये प्रोविजन लेके आ रहा है। अब इस साल इनकम टैक्स में आईटीआर यू के नाम से अलग से अपडेटेड रिटर्न का क्या दिया गया, कॉन्सेप्ट दिया गया। अब आप कहें जी पहले तो कभी ऐसा होता नहीं था, पहले तो जिस ईयर में रिटर्न आपने फाइल कर दी उसी रिटर्न में, मतलब उसी साल में वो रिटर्न फाइल हो सकती है, आगे नहीं हो सकती। इस बार आपने अलाउ क्यों करा, बजट चेक कर क्रिप्टो आ गया, क्रिप्टो के ऊपर इन्होंने क्या लेना है, टैक्स, कि बंदे बन के जिन्होंने डिक्लेयर करनी है इनकम दे दो, नहीं तो फिर हम बुलाएंगे, नहीं तो फिर हम नोटिस देंगे, डाटा तो हमारे पास आ रहा है, लिंक तो हमारे पास आ रहा है, बट फिर भी हमने मौका दिया। अब फिर समझ आया, हाँ आईटीआर यू इसलिए नहीं आई इस बार, पहले क्यों नहीं आई, क्योंकि पहले कभी ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इस बार बजट में नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, साथ के साथ क्या दे दी, फैसिलिटी। अब पता लगा लॉ मेकर की इंटेंशन क्या थी इस आईटीआर के नए फॉर्म को लाने की, सर उसका बैकग्राउंड चेक कर, कि पक्का इन्होंने क्या करा होगा, कोई ना कोई डिस्क्लोजर स्कीम, कोई ना कोई इन्होंने कुछ ना कुछ तो करा होगा, ऐसे अपडेटेड की रिटर्न क्यों देंगे। पहले तो इतना स्ट्रिक्ट होके चले हैं जी, जिन्होंने नहीं फाइल करी उनकी फाइल हो ही नहीं सकती। Clear? This is the thing. Law verbatim. Verbatim means in exact sense. देखिए लिखिए यहाँ पे, verbatim means in exact sense as original. In exact sense as original. Yes, चलिए next. There are However, times when the said process leaves doubts in respect of meaning of certain words, expressions, provisions of the law, and these doubts can be resolved by taking assistance of certain principles. कहते फिर भी सर लॉ पढ़ते टाइम आपको ना बहुत डाउट्स आएंगे, नहीं नेचुरली बिल्कुल डाउट्स आएंगे भी, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में साउंड्स नॉट लाइक अ क्लैरिटी, क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं करते, वो ना उल्टा मतलब कंफ्यूज कर जाते हैं समटाइम्स। अब जैसे तेरा ये वर्ड शेल, मस्ट, और एंड, ये वर्ड ऐसे हैं, कभी तो ये स्ट्रिक्ट सेंस में पढ़े जाते हैं, कभी ये थोड़े से रीजनेबल पॉइंट से पढ़े जाते हैं। तो सर ये ना वही बात है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ट्विन कंडीशन है या दोनों में से कोई एक, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ इट इज यूज्ड, लॉ मेकर की वहां पे इंटेंशन क्या हुई, ये भी पॉइंट आएगा तेरा। रूल ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आएगा, वहां पे यही कुछ पढ़ना। एंड और में क्या फर्क है, शेल और मस्ट में क्या फर्क है, कब इसको स्ट्रिक्ट में पढ़ना है, कब इसको नॉर्मल में पढ़ना है, ये सारे की आगे पढ़िए। यस, एंड स्पेशली अंडरलाइन द वर्ड, क्या लिखा हुआ है, अदर एड्स। अदर एड्स में आते हैं दो, एक होती है इंटरनल एड्स। इंटरनल एड्स का मतलब क्या होता है, जो एक्ट का ही पार्ट है। आपने देखा कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हो सबसे पहले वो आपको डेफिनेशन बताते हैं, ठीक है ना, चार्जिंग सेक्शंस, मार्जिनल हेडिंग्स एंड ऑल,
ठीक है, उसकी प्रोविजो, उसकी एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स, बहुत कुछ आता है ना। ये सारा का सारा अपने आप में क्या है, इंटरनल एड्स। इंटरनल एड्स मतलब उस लॉ को समझाने के लिए सेक्शन के साथ ही, लॉ के साथ ही ये इंटरनल एड्स क्या है कि सर इनकी मदद से ना, इनकी मदद से अपना मीनिंग क्या करो, क्लियर करो। नंबर ऑफ टाइम नेगोशिएबल पढ़ा, अगर इलस्ट्रेशन वहां से साफ कर दो, नेगोशिएबल समझ नहीं आया। अगर इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स वहां से वाइप आउट कर दो, तेरे को नेगोशिएबल समझ भी नहीं आएगा। क्यों? उन्होंने लैंग्वेज जो यूज करी हुई वो तो बड़ी हार्ड है। और इलस्ट्रेशन पढ़ते हो, फिर लैंग्वेज पढ़ते हो, फिर इलस्ट्रेशन पढ़ते हो, तब जाके होल्ड होता है कि अच्छा ये कहना चाह रहे हैं। ऊपर पता नहीं एक ही लाइन, 4 की तो लाइन है पहले, विदाउट ब्रेक 4 की तो लाइन है, कॉमर्स 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 लगा के लिखा हुआ है, उसको जितना स्लो पढ़ो, एग्जाम्पल से रिलेट करो, तब तुम उसका मीनिंग क्या कर पाते हो, क्लियर कर पाते हो। दैट इज कॉल्ड एज एड्स। और ये दो होती हैं, इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल मींस एक्ट का ही पार्ट, एक्ट का ही पार्ट जो एक्ट के साथ है, और जो एक्ट से नहीं है, एक्ट से नहीं है बट ओवरऑल एड्स जो यूज होती हैं, हेल्प जो यूज होती है, असिस्टेंस जो ली जाती है, दैट आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल। ये तेरे लास्ट टॉपिक्स जिनमें से मोस्ट पेपर कवर्ड होता है, और ये पूरा टॉपिक 1 से लेके लास्ट पेज तक सारा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर की वेटेज रखेगा मिनिमम। एक तो तेरे इंटरनल एक्सटर्नल, उनमें से पक्का कुछ ना कुछ पूछते हैं, और ये तेरे रूल्स जो आप पढ़ेंगे, कोई ना कोई रूल तो मिलेगा मिलेगा। मतलब 10 नंबर की वेटेज आप मानकर चलो, 8 to 10 मार्क्स का इंटरप्रिटेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आगे चलिए। यस, द use of principles of interpretation improves the understanding of any legislation. बिल्कुल। नेक्स्ट इज The principles of interpretation have generic application. having क्या लिखा हुआ है, जेनरिक एप्लीकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय जेनरिक एप्लीकेशन? जनरल, यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सली ऑल ओवर द लॉज। मैंने क्या प्रिंसिपल सबके लिए अलग बना रखे क्या? मैं तुम्हें ये 6 प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, 6 रूल्स पढ़ाऊंगा, क्या ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर लॉ में एप्लीकेबल है? सर ये ओवरऑल लॉ में एप्लीकेबल है। दैट इज कॉल्ड एज जेनरिक एप्लीकेशन। ओके, एंड मे बी यूज्ड विद इक्वल ईज व्हाइल इंटरप्रेटिंग। वर्ड क्या लिखा हुआ है? एनी पीस ऑफ। अब हो सकता है यहां पे समझते टाइम आपको अच्छा लग रहा है, सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है, क्लियर। इसको जाके थोड़ा सा जब रिवाइज करेंगे, अपनी जो लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड लग रही है, क्रक्स साइड पे नोट कर लेना अपनी लैंग्वेज में, इस टॉपिक के लिए स्पेशली, इस टॉपिक के लिए स्पेशली, बिकॉज लैंग्वेज अपने आप में थोड़ी सी हार्ड मिलेगी। एंड ईच एंड एवरी लाइन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। द क्रक्स, कंक्लूजन क्या है, कहना क्या चाह रहा था, दैट्स कम से कम कंसेप्चुअली पता होगा ना। बाकी वर्डिंग तो रोटेट करके दी हुई है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही लाइंस चल रही है। आगे चल। यस, इंटरप्रिटेशन is the process of ascertaining the true meaning of the words used in a statute. बिल्कुल। अब आ गया ना इंटरप्रिटेशन का, भी आ गया डेफिनेशन काइंड ऑफ। इंटरप्रिटेशन क्या है सर? एक प्रोसेस है किसका? ट्रू मीनिंग को असर्टेन करने के लिए। कौन सा ट्रू मीनिंग? अरे वो स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग जो वर्ड यूज कर रखे हैं ना, उनका सही मीनिंग निकालना, सही मीनिंग ड्रॉ करना, दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। यस प्लीज। व्हेन द लैंग्वेज ऑफ अ स्टैट्यूट इज क्लियर, there is no need for the rules of। फिर मैंने क्या करना? अगर लॉ अपनी बात बिल्कुल सीधी सीधी कहना शुरू कर दे, क्या मैं ये रूल्स कभी अप्लाई करूंगा? मेरे को तो ये रूल्स में स्टेप इन तब करना पड़ रहा है जब मुझे बात समझ नहीं आती। लॉ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज लिखना शुरू कर दे, नॉर्मल लैंग्वेज में प्लेन मीनिंग देना शुरू कर दे, या तेरे टॉपिक ही क्या, ये तेरे कोई रूल्स तेरे काम नहीं आएंगे। फिर मैंने क्या करना है रूल्स का? इन रूल्स की वेटेज ही कब है? जब लॉ थोड़ी कॉम्प्लेक्स वर्डिंग क्या करता है, यूज। जहां पे कंफ्यूजन आती है वहां पे ये तेरे रूल्स क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। यस प्लीज। बट इन सर्टेन केसेस more than one meaning may be derived from the same word or sentence. होता है सर, नंबर ऑफ टाइम्स। आप अपनी अभी तक भी स्टडी का पार्ट बना चुके हैं, कितने वर्ड्स ऐसे हैं डिफरेंट लाइन में उसका डिफरेंट मीनिंग है। एंड वो चीज आप ड्रॉ कहां से करते हो? उसके आसपास के जो वर्ड्स, उसकी लाइन जिस वे में वो यूज किया गया, वहां से तुम मीनिंग क्या करते हो, इंटरप्रेट करते हो। हम नॉर्मली कभी भी मेरी तो चलो आदत है लॉ के कारण, कोई भी वर्ड अगर तो सिंपल एक ही होगा, एक ही मीनिंग होगा ना, मैं उसका डायरेक्टली मीनिंग दे दूं। इसका मतलब ये है, अगर कोई ऐसा वर्ड होगा जिसका अलग मीनिंग निकलता है, मैं आपसे पहले क्या पूछूंगा, लाइन रिपीट करना एक बार, वो बताइयो आगे पीछे मतलब क्या वर्डिंग क्या चल रही है।
फिर उसके अकॉर्डिंग टू मीनिंग मैं आपको क्या करूंगा, कन्वे करूंगा। क्लियर? अब जैसे राइट, RIGHT, राइट, ये डायरेक्शन भी है, ये करेक्टनेस भी है। अगर तो मैं आपसे पूछ रहा हूं लाइन पढ़ना, क्लियर, ही इज ऑन माई राइट साइड, अच्छा राइट साइड, ठीक है, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ही इज राइट, करेक्टनेस। समझिए ना मीनिंग, सर मीनिंग थोड़े अलग अलग निकलते हैं, तो आपसे एक बार लाइन थोड़ी कनेक्ट करनी पड़ती है, देन उसका मीनिंग, उसका ट्रू मीनिंग आप लोगों को फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट इज, यस, इट इज देयरफॉर नेसेसरी to interpret the statute to find out the real meaning of the statute. बेस समझ में आया? यहां तक कोई डाउट पहले? चले आगे, चलिए। नीड फॉर इंटरप्रिटेशन, सर ये लास्ट में इसीलिए करवाए जा रहे हैं सो दैट कि इन टॉपिक्स का किसी तरह का फॉबिया आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। स्लो कर लो, कोई इशू नहीं है, जबकि है नहीं स्लो करने वाला ही। क्लियर? ऑलरेडी कंटेंट अपना एक्सप्लेन है, सिर्फ लैंग्वेज का हेर फेर है, बट स्टिल ये टॉपिक पहले दिन से ही अपना कॉन्फिडेंस लेके चलना कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना है तो अपने वो स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स पढ़ो, कंपनी लॉ के, नेगोशिएबल के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के, ये 10 तो अपने डन है। क्लियर? आगे चलिए। यस, नीड फॉर, अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन फिर देगा कि इंटरप्रिटेशन की नीड क्यों पड़ी। क्लियर? यस, लॉर्ड डेनिंग इन सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड वर्सेस एशर 1949 का केस ऑब्जर्व। यस प्लीज। English language is not an instrument of mathematical precision. मैथमेटिकल प्रिसीजन का मतलब 2+2 कितना होता है? कभी बोला 6 आपने? क्यों? उसका मीनिंग ही 4 आएगा। मैथमेटिकल है, फॉर्मूला बेस्ड है, उसका कोई दूसरा मीनिंग आप ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे। फिर भी कैलकुलेटर पे करके देख लो, 2+2 4 ही होता है कि नहीं? मैथमेटिक, इंग्लिश लैंग्वेज सर, इंग्लिश लैंग्वेज नॉट अ मैथमेटिकल प्रिसीजन। कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला थोड़ी है। इंग्लिश लैंग्वेज तो 4 बार पढ़ेंगे तो जाके मीनिंग समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हो। ये इतनी जल्दी अपना मीनिंग कन्वे नहीं करते कि किस वे से वो यूज किया गया होगा। आगे, इट वुड सर्टनली Save the judges from the trouble if the acts of parliament were drafted with divine precision and perfect. फिर तो सर एक बात बताओ, फिर तो जजेस पे किसी बात की मुसीबत ही ना आए अगर इतनी प्रिसीजन के साथ, प्रिसीजन मींस क्लैरिटी, क्लियर, सही वे से, एग्जैक्ट वे में, अगर इतनी सही वे से लिखना शुरू कर दे लॉ, जजेस को तो उनका काम ही आसान हो जाए। इन्होंने क्या करना है, फैक्ट ऑफ द केस देखना है, हाँ भी पटका दो, लिखा हुआ है, इसको जेल में डाल दो, लिखा हुआ है। अगर इतना क्लियर लिखने लग जाए, प्रोविजंस को इतना प्रिसाइज करके देना शुरू कर दें, तो जजेस का काम ही बड़ा सौखा हो जाए। जो जजेस इतने लोड में पड़े रहते हैं उसका कारण क्या है? लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, हेर फेर। अब मैं बिल्कुल फैक्ट ऑफ द केस के अकॉर्डिंग भी देख नहीं सकता, या मेरी जजमेंट के अकॉर्डिंग भी देख नहीं सकता कि मेरे लॉ में तो ये लिखा हुआ, मुझे नेचुरल जस्टिस भी देखना है, सर्कमस्टांसेस भी देखने, फैक्ट ऑफ द केस भी देखना है, रियलिटी क्या होगी, इंटेंट, इवन सर मर्डरर की इंटेंशन भी देखी जाती है, क्यों मारा इसने। समटाइम्स ऐसे तो नॉर्मली मैंने पिस्टल निकाली, गोली मार दी, मैंने बाद में क्या नाम लगा दिया, सेल्फ डिफेंस। मैंने जी सेल्फ डिफेंस पे गोली चलाई है, हाँ चलाई है, मैंने चलाई है, ये रही मेरी पिस्टल, ले लो। इंटेंशन सर है तो मर्डर, बट सर सेल्फ डिफेंस में गोली पांव पे चलती है, यहां थोड़ी चलती है, सीधा मत्थे में गोली मार दी। गलती से का मतलब क्या है? ये कभी नहीं होती। सेल्फ डिफेंस में भी पहली गोली हवाई फायर, डराने के लिए, फिर नहीं आता, फिर पांव में। सर रूल्स है, ऐसे नहीं चलते। मैंने देखा मार रहा था जी, मैंने गोली मार के उड़ा दिया, ठीक है ना। पहले एक बार पहले वार्न करते हैं वो कि शायद उसको मजाक लग रहा हो, इसके पास बंदूक नहीं है ये देख, फिर वो करेगा। रूल्स हैं, ऐसे नहीं काम चलता। ये वही तो है ना सर, अगर अदरवाइज प्रूव, मैंने तो वही बात क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं चलूं अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग, अपने लॉ के अकॉर्डिंग, फिर तो सर तुम गुनेगार हो, फिर तो गुनेगार हो। अगर मैं नेचुरल जस्टिस ना देखूं, तभी तो वर्ड बोल रहा है कि जजेस का तो काम ही बड़ा आसान हो जाए अगर प्रोसीजन में इतनी सही लैंग्वेज में ये देने लग जाए। आगे बढ़िए। यस, इन द एब्सेंस ऑफ when a defect appears, a judge cannot simply जजेस कहते, अगर कोई डिफेक्ट निकला, जजेस ने हाथ फोल्ड करे, मेरी गलती नहीं है भाई साहब, इसमें लिखा हुआ है, लॉ से जाके पूछो। और तुम लोग लॉ को इन, जज है भाई साहब, माय लॉर्ड, मेरे बाप, अगर तू कुछ नहीं कर पाएगा
तू अपने हाथ फोल्ड करके बैठ गया कि मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, लॉ में लिखा हुआ है, फिर तो चल गया काम, फिर तो पता नहीं कितनी जेलों में और बंदे भरे जाएंगे। सर ऐसे नहीं काम चलने वाला। इतनी जल्दी जजेस अपना ये पीछा नहीं छुटवा सकते कि ना जी ना लॉ में लिखा हुआ है फिर तो ऐसा ही चलेगा, या कोई डिफेक्ट अपीयर हुआ मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ बांधे हुए, ये तो कानून में लिखा हुआ है। सर नेचुरल जस्टिस की भी नाम की चीज होती है, फैक्ट ऑफ द केसेस, इंटेंट ऑफ द केस, सब कुछ देखा जाता है, देन एक डिसीजन क्या होता है, पास ऑन होता है। एंड इवन वो पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा, पहले तो ज्यूरी मेंबर्स एंड ऑल, पब्लिक से भी मेंबर्स बुलाए जाते थे, कोई भी फाइनल डिसीजन देने से पहले सबसे सलाह करने के बाद फिर एक डिसीजन दिया जाता है। सर बहुत सारे मैटर्स हैं, ऐसे ही नहीं ये इंटरप्रिटेशन यूज होती। आगे चलिए, यस, In the absence, ही मस्ट set to work on the constructive task. कंस्ट्रक्टिव टास्क, थोड़ा आप भी कंस्ट्रक्ट करो उसको, मीनिंग खुद भी ड्रॉ करो कि लॉ मेकर की इंटेंशंस क्या होंगी। यस, ऑफ फाइंडिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट, एंड ही मस्ट डू दिस नॉट ओनली फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट बट आल्सो फ्रॉम अ कंसिडरेशन ऑफ द क्या, सोशल कंडीशंस व्हिच गेव राइज टू इट, जिसके कारण वो लॉ बनाया गया। नॉट ओनली सिर्फ कि जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, उसकी नेसेसिटी देख, उसका मिसचीफ देख कि ये बनाया क्यों गया, क्या रेमेडी उस लॉ के थ्रू प्रोवाइड की गई थी, उसके अकॉर्डिंग टू मैं अपनी जजमेंट क्या करूंगा, पास करूंगा, विच इज कॉल्ड एज अ नेचुरल जस्टिस। अ नेचुरल जस्टिस डिपेंडिंग अपॉन द केस, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। यस, नेक्स्ट आगे, does then he must supplement the written word so as to give force and life to the हाँ। intention of legislature. बिल्कुल सर, और आपको पता है कोई भी जजमेंट तभी तो रूल माने जाते हैं। कोई भी जजमेंट, जैसे आपको पता है ये हाई कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, ये अपने आप में क्या मानी जाती है, रूल्स माने जाते हैं सर। तुम्हें क्या लगता है ये जो एडवोकेट्स उनका काम क्या है, पिछले केसेस की रेफरेंस निकाल के देना, ठीक है ना, जितने भी हैं अल्टीमेटली आपका कोई भी लीडिंग केस होगा, हमारा काम भी है, इनकम टैक्स में अगर केस लग जाता है, कोई भी केस लगते हैं जीएसटी में, कमिश्नर ने बोल दिया कि सर आपके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी, हम दे रेफरेंस पर रेफरेंस, पूरे बड़े चार्ट बना के इतना बड़ा रिप्लाई, पढ़ लो जी इस केस में ऐसा हुआ था, उस कोर्ट ने ये डिसाइड करा, इस केस में ऐसा हुआ था, कमिश्नर ने पेनल्टी माफ करी थी, इन द फेवर ऑफ माई क्लाइंट, इन द फेवर ऑफ माई क्लाइंट मैं दलील दूंगा, अपील, अपनी दलीलें पेश करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज ये चीज। आगे, अ जज should ask himself the question, how if the makers of the act had themselves came across the rug in the context of it. ये पता क्या सोच रहे जज इस टाइम पे क्या कहेंगे, अगर लॉ मेकर मेरी सिचुएशन में फंसे होते तो वो क्या करते, वहां से तेरा एक नेचुरल जस्टिस, तेरा कंस्ट्रक्टिव टास्क निकल कर आएगा। कहते कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, छोड़ो, अगर तेरे को सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही कि हमें क्या करना चाहिए, एक बात सोच, अगर वो मेकर ऑफ द एक्ट, जिसने ये एक्ट बनाया, अगर वो इस सिचुएशन में होता, मेरी जगह फंसा होता, रक मींस मेरी जगह पे अगर वो सिचुएशन में फंसा होता तो वो क्या करता, तो क्या होना चाहिए था, व्हाट वुड बी या व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग टू जस्टिस। नेक्स्ट इज आगे, यस प्लीज। He must do what they could have done. A judge must not alter the material of which act is woven, but बिल्कुल he सर, can and should iron out the creases। अब देख, कपड़ा कैसे बना कैसे नहीं बना, मैं उसको तो सही कर नहीं सकता, बट उसको मैं आयरनिंग करके उसकी क्रीज तो सीधी कर सकता हूं। मैं कपड़े में डिफॉल्ट नहीं निकाल सकता, जैसा सिया गया, मेरी तो गलती नहीं है, जैसा बनाया गया, मेरी तो गलती नहीं है, मैं तो जस्ट उसको क्या कर सकता हूँ, ऊपर से वही मतलब ना, प्रेस करके उसकी क्रीज से क्रीज मिला सकता हूँ, जितनी कोशिश हो सकती है, बट इसका मतलब थोड़ी कि मैं बिल्कुल ही हैंड डाउन कर दूंगा कि जी मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे तो हाथ बंधे हुए, ये काम नहीं चलेगा। थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, जजेस को मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट इज, यस, as is clear from the words of Lord Denning, where the words used in the statute are, क्या लिखा हुआ है, ये इसी वर्ड से क्लियर हुआ। कहता देखो जी, अगर तो लॉ अपने आप में प्लेन मीनिंग प्रोवाइड करेगा फिर तो जजेस का काम खत्म है। मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर लॉ की लैंग्वेज क्लियर नहीं होगी, देन द कोर्ट मस्ट अप्लाई द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड गिव इफेक्ट टू द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। देन आपको सर लेजिस्लेचर की इंटेंशन के अकॉर्डिंग टू फाइंड आउट करना होगा, दिमाग लगाना होगा। आगे चलिए, ऑल्सो
Also, it must be remembered that it is not within human power to foresee the manifold sets of facts. नेचुरली सर मैं नेक्स्ट लेवल तक तो मैं इमेजिन मैं भी नहीं कर पाऊंगा ना कि वो फैक्ट कैसे मैनीफोल्ड एंड ऑल, मैं भी तो किसी ना किसी एक कंक्लूजन पे तो आना हो, ठीक है ना। वही बात है कि कुछ ना कुछ तो नजरअंदाज करना भी होगा। मैं अब हर फैक्ट को इंपॉर्टेंस भी नहीं दे सकता, तो कहीं ना कहीं अगर गुनहगार है, चाहे वो कितना ही सही क्यों ना हो, उसकी इंटेंशन कितनी सही क्यों ना हो, गुनाह तो करा है ना उसने, तो सर एक कंक्लूजन पे तो पहुंचना पड़ेगा। आगे पढ़िए, विच में अराइज एंड इवन इफ इट वर इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड फॉर देम इन टर्म्स फ्री फ्रॉम ऑल एम्बिग्यूटीज। वो तो आपको भी पता है कि सर कोई भी आइटम, कोई भी फैक्ट ऑफ द केस फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटीज नहीं होती, वेगनेस होती है, क्लियरली कभी भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसीलिए कहते हैं सर समझो, इंटेंट ऑफ द केस, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, उसके अकॉर्डिंग टू रिप्लाई दीजिए। क्लियर? चलिए, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आर नॉट बाइंडिंग। क्या आप ये समझ रहे हैं कि आपको ऐसा ही करना होगा जैसे रूल्स में लिखा है? दीज आर जस्ट रिकमेंडेड। हमारा समझाना काम और इंटरप्रिटेशन आप अपने लिए कर रहे हो, हमारे लिए थोड़ी कर रहे हो। ये इंटरप्रिटेशन कौन किसके लिए कर रहे हैं? आप अपने लिए कर रहे हो ना, हमारे लिए तो नहीं कर रहे। समझ लोगे, सही कंप्लायंस करोगे, बच जाओगे। नहीं, लॉ में तो लिखा ही हुआ, लॉ में तो लिखा ही हुआ है। अब तुमने गलत समझा, जैसे आपने पढ़ा था, इंडियन लॉ की मिस्टेक इज नॉट एक्सक्यूजेबल। सर मेरे को नहीं पता था कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, फिर हम क्या करें? हम क्या करें? हमारे लॉ में तो लिखा हुआ है। मैं कहा जी मैंने उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया, तो किसकी गलती? तुम्हारी। मैंने तो पहले ही कहा था कि रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, बाइंडिंग थोड़ी, हम तो आपकी हेल्प कर रहे हैं। पढ़िए, द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आर not binding in strict sense. Yes. The court must look at all the relevant circumstances and decide as a matter of judgment what weight to attach to each rule. कितनी हेल्प, what weight means कितनी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी सर, आप उतनी हेल्प लीजिए एंड अकॉर्डिंग टू दैट अपना कंप्लायंस कीजिए। हमने तो कभी कुछ कहा ही नहीं कि 100% रूल अप्लाई होगा। भाई तेरे को जितनी हेल्प चाहिए उस रूल की, उतनी हेल्प ले ले। हम तो बस ये चाहते हैं, इंटरप्रिटेशन मीन्स असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू मीनिंग विच इन विच यूज वर्ड्स जो क्या किए गए, यूज किए गए इन द स्टैट्यूट। हम तो बस ये चाहते हैं। अब कितना करो, कैसे करो, कौन से रूल लगाओ, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। हमने तो कभी नहीं कहा। एंड रूल्स हमारे सिलेबस में कौन से हैं सर? यस, क्लासिफिकेशन ऑफ रूल्स में एक है प्राइमरी रूल्स एंड नेक्स्ट है सेकेंडरी रूल्स। यस प्लीज। रूल ऑफ कौन कौन से? literal construction, rule of reasonable construction, rule of harmonious construction, rule of beneficial construction, rule of exceptional, हर जगह वर्ड क्या है? कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ, खुद ड्रॉ करना पड़ेगा ये रूल यूज करके। क्लियर? एंड रूल ऑफ एडजुस्टम जनरस। क्लियर? ये भी एक अपना नेक्स्ट ऑन रूल है। क्लियर? एंड सेकेंडरी रूल्स में कौन आता है? नुसाइटर सोसिस। क्लियर? एंड इफेक्ट ऑफ यूसेज। डरने का नहीं, यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी हाई, लॉ के मैक्सिम्स काफी यूज होंगे यहाँ। क्लियर? किसके? एज इट इज। क्लियर? इसको क्या प्रोनाउंस करोगे? नुसाइटर सोसिस। क्लियर? नुसाइटर सोसिस। ऐसे अलग अलग वर्ड्स काफी आएंगे, काफी वर्ड्स आएंगे। क्लियर? कहीं हंसने लग जाओ उसको देखकर, याद करने हैं सारे वर्ड्स। नेक्स्ट इज रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। इसको ऊपर एक वर्ड लिख ले। In the same sense as it was originally, क्या हम यहां पे किसी तरह का मीनिंग को चेंज कर पाएंगे? पहले वर्ड क्या बोल दिया हमने? एज इट वॉज, जैसा लिखा गया था वैसा ही मीनिंग ड्रॉ किया जाएगा। हमें नहीं पता किसी को सजा हो ना हो, मेरे को मतलब नहीं है। अगर रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन आप यूज कर रहे हैं, और वर्ड इसका नाम क्या है? ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। सर इज मतलब इज, आर मतलब आर, जो लिखा गया वही इसका मतलब। जिस ग्रामेटिकल सेंस में इसको यूज किया गया, एज इट इज, सिंपल वर्ड, एज इट इज। कोई इफ बट यहां पे नहीं चलने वाला, कोई डेविएशन यहां पे चलने नहीं वाला। पढ़िए इंट्रोडक्शन। पहले
The rule of literal interpretation requires that a statute must be interpreted in accordance with the clear words used. क्लियर वर्ड्स लिखा तो हो, इसमें क्या अपना दिमाग लगा रहे हो? जो क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है उसका मीनिंग ड्रॉ करो एंड वही अप्लाई करो। कहते हैं इसमें क्या थोड़ी डेविएशन, कोई माना मोटा चीज तो होता ही है, कुछ भी नहीं सर, एज इट इज बिल्कुल। यस, as was said in the Bank of England versus Vigliano, yes, the proper course is in the first instance to examine the language of the statute and to ask what it is natural. Underline what is its, क्या लिखा हुआ है? Natural meaning, जो कि uninfluenced by, uninfluenced, कोई influence नहीं, uninfluenced by किसके द्वारा? Any consideration derived from the previous state of the law, कोई पिछली रेफरेंस नहीं, कोई अगली रेफरेंस नहीं, किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जो उसका नेचुरल मीनिंग होगा वही आप उस वर्ड को क्या करेंगे? असाइन करेंगे। क्लियर? आगे यस प्लीज। द वर्ड्स ऑफ द एनैक्टमेंट must have their natural effect given to them as far as possible, for the construction of an act depends primarily on its wording. A construction which requires for its support additions or substitution of word has to be, ऐसी कंस्ट्रक्शन को आप क्या कर दो? अवॉइड कर दो, वहां पे रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन अप्लाई नहीं होगा। एक बात बता, कहते हैं ऐसी कंस्ट्रक्शन जहां पे तुझे सपोर्ट चाहिए, जहां पे तुझे एडिशंस चाहिए या कोई सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड चाहिए, वो रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन में नहीं आएगा, क्योंकि रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन के अंदर तो लिख दिया गया एज इट वाज ओरिजिनल इन द सेम सेंस, वैसा ही मीनिंग ड्रॉ होगा। और अगर तुझे कंस्ट्रक्शन के टाइम मीनिंग ड्रॉ करते टाइम किसी की सपोर्ट, किसी की एडिशन, किसी की सब्स्टिट्यूशन की नीड है, भाई साहब यहां से ये छोड़ो, ये रूल तो नहीं लग पाएगा, आप आगे वाले किसी में देख, क्योंकि यहां तो जो लिखा गया, अगर ये रूल लगा रहे हो, जो लिखा गया एज इट इज, कोई और मीनिंग तेरे माइंड में नहीं आना चाहिए। आगे चल, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल, मेन सबसे चीज, हर रूल की एप्लीकेबिलिटी पढ़ना कि रूल अप्लाई कब होगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी, कंटेंट सेम है, बार बार बोल रहा हूं, ये पूरा 1.5 पेज जो तेरे सामने गिवन है ना, लाइन तो एट लास्ट तुम एक ही निकालोगे, फिर कहोगे इतने पेज में लिखा गया हुआ। सर रिटेन करना पड़ेगा, वर्डिंग्स वो रिटेन करनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए, प्राइमरी रूल, this is the first and foremost rule of interpretation. The first approach should be to read the word as they are, underline as they are, जैसे वो लिखे हुए हैं, लिख लो साइड पे, जैसे वो लिखे हुए हैं। चलिए सर, when meaning is clear, हाँ जी पढ़िए। where the words are clear, the language is plain, and only one meaning can be derived, then the word should be followed literally sir, फिर तो नहीं आपको अपना कोई दिमाग लगाने की जरूरत। नॉर्मली आपने मेरे सामने एक लॉ रखा, एक स्टैट्यूट रखा जिसमें प्लेन वर्ड्स हैं, प्लेन मीनिंग गिवन है, तो मुझे बाकी रूल्स में जाने की क्या जरूरत? पहला रूल पढ़ा तो है, रूल ऑफ लिटरल, मतलब एज इट इज, जैसा लिखा गया वैसा पढ़ो। इसमें किस बात की तुम मदद लोगे, कोई कंस्ट्रक्शन करोगे, कुछ करोगे? सर एज इट वाज ओरिजिनली, जैसा है वैसा ही पढ़ो। आगे यस, if there is no ambiguity, it would mean that the language used speaks द the स्पीक mind. ऑफ माइंड ऑफ द पार्लियामेंट, सिंपल सी बात है। अगर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, एम्बिग्यूटी मींस वेगनेस, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, फिर तो सर एक कहने का मतलब, ये जो वर्डिंग आपके सामने है, ये माइंड ऑफ पार्लियामेंट खुद ही स्पीक आउट कर रही है। आप क्या ज्यादा समझोगे? आपको ज्यादा रूल अप्लाई आते हैं। मैं पहले ही लैंग्वेज बिल्कुल क्या दे रहा हूँ, सिंपल तो दे रहा हूँ। या तो कहो जी मैंने कोई एम्बिग्यूटी लेकर आया, मैंने कोई वेगनेस में लेकर आया, या लैंग्वेज कंफ्यूज लेकर आया। अपना दिमाग छोड़ो, जो लिखा हुआ है वही पढ़ो। क्लियर? आगे चल। Yes, and there is no need to look somewhere else to discover the true intention and meaning of the word. बनता भी है सर। आगे चल। Only one meaning possible. Yes, where the language used is plain and admits of only one meaning. ये वहां यूज होगा जहां पे हर वर्ड का मीनिंग ही एक है, पॉसिबल ही एक है। देन सर आपको रूल ऑफ तो लिटरल इंटरप्रिटेशन ही यूज करना चाहिए। दिमाग वहां चलाएंगे, सपोर्ट वहां लेंगे जहां पे मीनिंग्स क्या होंगे, अलग अलग सेंस में। देन अपना दिमाग थोड़ा चेंज करना होगा, डेविएशन की ओर सोचूंगा। अदरवाइज तो सर एज इट इज। तो एप्लीकेबिलिटी कहां होगी? एप्लीकेबिलिटी कहां पे? जहां मीनिंग क्लियर है, जहां पे मीनिंग ही एक है। और प्राइमरी रूल तो सर हमारा बनता ही है। कोई भी रूल अप्लाई करने से पहले हमेशा, जब भी तुम्हें लॉ पढ़ाया गया, क्या मैंने कभी कहा अपने दिमाग से पढ़ना? क्या कहा? जो लिखा गया पहले वो पढ़ो, ना समझ आए फिर अपना दिमाग चलाओ।
क्योंकि दिस इज द प्राइमरी रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। आगे चलिए, एसेंस। एसेंस मींस द क्रक्स ऑफ द रूल, इंपॉर्टेंस ऑफ द रूल, क्यों ये रूल बनाया गया। यस, प्लेन नेचुरल मीनिंग टू बी गिवन टू द वर्ड्स। यस प्लीज, द रूल इज कॉल्ड एज लिटरा लेगिस। यस प्लीज, दैट इज literal construction of law. हाँ जी। The rule of literal interpretation is based on the premise that when the legislature has enacted a law, there has to be a क्या था, clear object and definite purpose behind it, which is reflected in the precise words and plain language. जब मैंने सर एक चीज बताओ, लॉ की लैंग्वेज से उसका ऑब्जेक्ट, लॉ की लैंग्वेज से, लॉ की वर्डिंग से उसका मीनिंग जो होना चाहिए था वही तो निकल रहा है, तो उसके केस में आपको क्या दूसरे एक्सटर्नल एड्स, इंटरनल एड्स या कोई अदर रूल्स में जाने की जरूरत है। मैंने प्रिसाइज लैंग्वेज तो यूज करी है, परफेक्ट क्लैरिटी तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो भाई साहब आपके केस में कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते, आप सिंपल जो लिखा गया वही मीनिंग पढ़ें। आगे चलिए, यस, अकॉर्डिंगली there is no need for the courts to go beyond the word expressly used. yes, in other words, whatever the words used in the statute reveal must be taken as the legislative intent. बिल्कुल, thus the court should adopt करना चाहिए, should adopt क्या, literal interpretation unless, जब तक आपकी लैंग्वेज क्या नहीं होती, ambiguous नहीं होती। और literal sense, अगर आप उसको literal sense में लेते हैं, एक तो होता है जी लैंग्वेज गलत है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, फिर तो इसको छोड़ किसी अदर रूल में जा, या फिर सर अगर इसको यूज कर रहा हूं, अगर इसको लिटरली रीड आउट कर रहा हूं जैसा लिखा गया, एब्सर्ड रिजल्ट्स, एब्सर्ड मतलब बेतुके रिजल्ट्स जिसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा, फिर सर ऐसी ऐसी लिटरल कंस्ट्रक्शन का मैं क्या करूंगा बता, ऐसी इंटरप्रिटेशन का मैं भी क्या करूंगा, छोड़ो परे सर, इसकी जगह तो वही बेटर है। पढ़िए, और लिटरल सेंस वुड गिव राइज टू एन, वर्ड क्या लिखा हुआ है, एनॉमली। एनॉमली मींस डेविएशन, डेविएशन डिफरेंस आना, और डिफीट द पर्पस ऑफ द एक्ट, फिर तो फायदा नहीं, फिर तो फायदा नहीं है। लिटरल इंटरप्रिटेशन आपको यूज नहीं करनी चाहिए, आप इसका मीनिंग बेस्ट टू बेस्ट वे में क्या करें, ड्रॉ करें। नेक्स्ट इज अ स्टैट्यूट मस्ट ऑर्डिनरली be construed according to plain natural meaning and no word should be added or modified unless it is necessary to do so to prevent a provision from becoming, क्या लिखा हुआ है, unintelligible, absurd, unreasonable, unworkable। यहां तो तेरा चलना भी चाहिए ना सर, यहां तो अदर रूल्स क्या होंगे, यहां पे लिख, इफ दीज आर प्रेजेंट, इफ नहीं, यहां पे लिखो इफ दीज arises, if these arises then you should apply other rules। फिर तो सर आपको दूसरे रूल्स क्या करने चाहिए, अप्लाई करने चाहिए, उसको लिटरल सेंस में नहीं रीड आउट करना चाहिए। क्लियर? यस प्लीज, आगे पढ़िए। पॉपुलर मीनिंग, where a statute uses a word which is of everyday use, such word should be interpreted in its popular sense. बिल्कुल, That is, the sense which the people conversant with the subject matter of the statute would attribute to it। एक ना जर्नल सेंस में हम लोग मतलब पॉपुलर मीनिंग, एक होता है रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग। रिस्ट्रिक्टेड मतलब वो वर्ड बहुत रेयरली ऐसे मीनिंग के लिए यूज होता है। जर्नली अगर अब मैं वर्ड स्पीक आउट करूंगा ना, उसका मीनिंग सब एक ही समझो, दैट इज द पॉपुलर मीनिंग, दैट इज द पॉपुलर मीनिंग। अरे कभी कभी किसी केस में होता होगा उसका मीनिंग दूसरे वे से लिया जाता होगा, अदरवाइज 99.9% वर्ड बोल रहा हूं, पॉपुलर मीनिंग इसका यही है। फिर तो नेचुरली लॉ भी तो यही कहेगा। आगे पढ़िए। यस, इन अदर वर्ड्स, where a word is of everyday use, it must be construed as is understood in common language, बिल्कुल, giving such word the dictionary और meaning। अच्छा ऐसे वर्ड्स को डिक्शनरी मीनिंग देना, या मान लो बोटैनिकल मीनिंग देना और टेक्निकल मीनिंग देना, ये सब सही नहीं। जब मैं तो पहले वर्ड बोल रहा हूँ कि सर पॉपुलर मीनिंग जो उसका होता है वही वर्ड यूज करो। ऐसे तो गूगल करोगे हर वर्ड का कुछ ना कुछ तो पुठा सीधा मीनिंग तो आएगा ही आएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, पता नहीं किस किस सेंस में वो लिख कर देगा। वो इवन एग्जांपल भी देते हैं साथ में कि एग्जांपल से समझ लो, वैसे तुम्हें समझ नहीं आया होगा। क्लियर? वो सेंटेंस भी देते हैं, समझ गए ना? तो मतलब उसको टेक्निकल मीनिंग देना ये सही नहीं। क्लियर? क्या लिखा हुआ है? वुड नॉट बी, वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर। सर एक वर्ड का अगर पॉपुलर मीनिंग है तो उसको पॉपुलर मीनिंग दीजिए। क्लियर? अब जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करता हूं कि रिटर्न भर दी,
क्या आपने रिटर्न फाइल कर दी? जल्दी जल्दी सर, इसका पॉपुलर मीनिंग नहीं है रिटर्न, अपने आप में कई वर्ड्स है। रिटर्न वापसी भी होती है, ये एक सीए प्रोफेशनल पर्सन ही समझ पाएगा। आप लोगों के साथ हाँ रिटर्न तो मैंने डाल दी, वही बात है कि मैंने गुड्स की वापसी करना। अब अगर मैं ये सही सीए प्रोफेशनल से या आप लोगों से कम्युनिटी से बात करूंगा, हमारे लिए रिटर्न का, अब रिटर्न फाइल करनी थी, उसकी ड्यू डेट, उसकी ड्यू डेट ये, आप तो समझ रहे हो ना उस बात को कि हमारे लिए पॉपुलर मीनिंग उसका क्या है, इनकम टैक्स, जीएसटी की रिटर्न, ये पॉइंट है। नॉर्मली लोगों को समझ नहीं आता रिटर्न कौन सी रिटर्न कह रहे हैं, वही बात है जैसी अमेजोन वाले समझ गए ना। तो ये सारी अलग अलग थिंग्स हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल द वर्ड Vegetables should be interpreted to mean such vegetables which are grown in किचन गार्डन और ऑन अ फार्म एंड आर यूज्ड फॉर द इसमें टेबल। कि वेजिटेबल्स का मतलब तो ये हो ना जो किचन पर्पस में क्या होती है, यूज होती है, सब्जियां, ठीक है ना। क्या चीज? तभी तो कह रहा है इसका यही मीनिंग है, और मीनिंग है ही नहीं। पॉपुलर मीनिंग अगर वेजिटेबल, फ्रूट्स का मतलब क्या है, कुछ और मीनिंग होगा क्या? फ्रूट्स मतलब जो जनरली हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अब इसका सर पॉपुलर मीनिंग यही है ना, मैंने तो पहले ही वर्ड बोला, शायद कोई टेक्निकल मीनिंग ले तो गूगल में ना टेक्निकल मीनिंग वेजिटेबल का पढ़ ले तो भी आ जाएगा, तो भी आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो पुठा सीधा देंगे देंगे। क्लियर? ऐसे ही अकॉर्डिंगली बिटल लीव्स, सुपारी के जो पत्ते होते हैं, लीव्स, क्लियर, आर नॉट, ये अपने आप में वेजिटेबल्स के अंदर कवर नहीं। क्लियर? बट अगर टेक्निकली में जाते हो या डिफरेंट मीनिंग में जाते हो, वो कहीं ना कहीं तरह बीच में क्या कर देगा, कवर कर। बट सर व्हाट इज द पॉपुलर मीनिंग, यू हैव टू ड्राइव इट ना, आप उसके अकॉर्डिंग टू चलो ना। क्लियर? नेक्स्ट इज ग्रामेटिकल मीनिंग। The language used in a statute must be construed according to the rules of grammar rules. Unless the language is क्या लिखी हुई है, ambiguous or its literal sense give results rise to any anomaly. Clear? तो मतलब सर grammatical word भी, क्लियर, ग्रामेटिकल वर्ड भी आपको उसी सेंस में यूज करना चाहिए। अब जैसे काफी जगह वर्ड इज, एम, आर या अलग अलग वर्ड्स, वर, वाज, इनका मीनिंग होता है, क्लियर, मीनिंग होता है ना हर चीज का, उसको ग्रामेटिकल मीनिंग ही आप लोग क्या करेंगे, असाइन करें। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी मीनिंग। यस प्लीज। A statute must be interpreted according to the clear words used. यस, The words and sentences of a statute must be given their ordinary and word क्या लिखा हुआ है, natural meaning. Next is what do you mean by technical meaning? Yes, it is presumed that words and phrases in technical legislation have a technical meaning and hence should be interpreted accordingly. अब जैसे आपने एएस के अंदर डेफिनेशंस पढ़ी हैं, वो अपने आप में कौन सी डेफिनेशन है, वो टेक्निकल डेफिनेशन, वो कॉमन वर्ड नहीं है। क्लियर? अब जैसे आपने कहा जी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, नॉट एवरी कंस्ट्रक्शन इज कवर्ड अंडर इट, आपको एक प्रॉपर मीनिंग वहां पे क्या दिया गया, असाइन किया गया, देन उसके अकॉर्डिंग टू आप रूल क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कौन कौन कवर होगा, टेक्निकल मीनिंग असाइन। ये थोड़ी सा कोई भी फिक्स्ड एसेट चलो जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कवर होगी, उसमें स्कोप नहीं कहा तुझे, स्कोप में क्या लिखा होता है कि इनके ऊपर एएस एप्लीकेबल नहीं होगा, ये पीपीई के अंदर कंसीडर, दैट इज कॉल्ड एज टेक्निकल मीनिंग। आगे, इफ इन a provision technical words have been used, then the technical meaning should be provided to such. बिल्कुल सर, अगर किसी पर्टिकुलर सेंस में, टेक्निकल मींस एक पर्टिकुलर सेंस में अगर कोई मीनिंग प्रोवाइड किया गया, तो पूरे टॉपिक में वो पढ़ते हुए उसका मीनिंग, वही टेक्निकल मीनिंग क्या कर लेना चाहिए, आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज यस, however if a word has no technical meaning, फिर तो ऑर्डिनरी मीनिंग यूज होगा, अब जैसे पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट है तो ये ऑर्डिनरी मीनिंग भी है, बट अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में, आपने अपने जो भी जिसमें यूज किया गया वहां पे एक्सप्लेन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट मींस दिस, तो ठीक है सर, फिर उसका टेक्निकली वही वर्ड असाइन किया जाएगा। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट तो अपने आप में जर्नल वर्ड है, ऑर्डिनरी वर्ड है, कोई भी मीनिंग निकाल सकते हो। आगे, इफ अ प्रोविजन relates to a particular trade, the words used therein must be given. हाँ, अगर वो वर्ड यूज होता ही, रिटर्न ये होता ही अपने प्रोफेशन में है, नॉर्मल बता कौन से प्रोफेशन में तूने वर्ड सुना, इनकम टैक्स रिटर्न, अपने सीए प्रोफेशन में, अकाउंटिंग प्रोफेशन में चलता है ना वर्ड, अपन नॉर्मली बोलते हैं आपकी बुक्स बनती है, व्हाट इट मींस, तुम समझ गए ना,
आम आधे बंदे तो आउट। कौन सी बुक्स गंभीर से लेके आनी है? हम तो कोई नहीं लिखते जी अपनी बुक्स। क्या कोई डायरी डूरी मेंटेन करनी होती? उनको समझ ही नहीं आएगा भाई, क्योंकि वो आपके प्रोफेशन में ही वर्ड क्या होता है, यूज होता है, वो किसी और सेंस में यूज ही नहीं होगा। अब जो ऐसे नॉर्मल दो पर्सन इकट्ठा होते हैं, उनकी वर्डिंग ही अपनी चल रही होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे, उनकी अपनी जो तार जुड़ी होती है, ठीक है ना, वो अपने अपने वर्ड यूज करते हैं, अपने को समझ में नहीं आ रहा होता कहाँ से क्या करते उसको ये कर। यार उनके प्रोफेशन के लैंग्वेज, उनके ट्रेड के, उनके बिजनेस के वर्ड्स हैं, हम उसको कोई और मीनिंग वहां पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मली कोई मिस्त्री आया, कहता चाबी दियो, उन्हें चाबी दे दी, वो ये चाबी नहीं भाई, वो दूसरी कह रहा है, वो पाने वाली जो एक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके वाले। अब अलग अलग वर्डिंग है। अब वो उनकी लैंग्वेज में था, वैसे उसने वर्ड जो यूज करा चाबी, सर तो कीज को भी बोलते हैं। हाँ, आपको कहे कौन सा मसाला कौन से की बात कर रहा है, समझ गए ना? ये वही बात की बात कर रहा है कि सर किसी ट्रेड में, किसी बिजनेस में पर्टिकुलर वर्ड्स जो यूज होते हैं, आपको वैसा ही मीनिंग ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे क्या चल रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे। यस, The word used therein must be given that the meaning which everybody conversant with the trade understands. yes, such meaning may differ from the ordinary and popular meaning. बिल्कुल सर, डिफर करेगा ही करेगा। नेक्स्ट इज implication of the rule. Yes, every word to be given a meaning. Legislation is not expected to waste its word. Every word contained in a schedule is inserted for some purpose. वो तो है ही है, फालतू में लिखने का शौक थोड़ी है। अगर कोई ना कोई मीनिंग होगा तभी तो ये लैंग्वेज आपको प्रोवाइड की गई इतनी। क्लियर? द कोर्ट वुड नॉट एक्सेप्ट एन इंटरप्रिटेशन व्हिच वुड रेंडर सम ऑफ द वर्ड्स इन अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन नगेटरी और सुपरफ्लुअस, कि इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, ये थोड़ी मतलब है। अगर लॉ ने वहां पे कोई वर्ड इंसर्ट करा, उसका कोई तो पर्पस होगा, कोई तो कारण होगा, ऐसे थोड़ी वहां पे एक्स्ट्रा वर्ड लिखा होगा। नेक्स्ट इज एन इंटरप्रिटेशन दैट वुड रेंडर ineffective any other part of the statute would not be accepted. बिल्कुल, a part of the section cannot be so construed to render the proviso to that section redundant. अब प्रोविजो है, प्रोविजो तो हमेशा सेक्शन के साथ ही होती है। आप कभी भी कोई मीनिंग ड्रॉ करते हो, इनकम टैक्स पढ़ते हो, सेक्शन के साथ नीचे क्या गिवन होती हैं? प्रोविजोस। प्रोविजो मींस प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड आल्सो फर्दर दैट। कई बार तो तीन तीन चल रही होती हैं। तो सर ये सारे के सारे किसी वजह से ही वहां पे दिए गए हैं। वहां पे लॉ मेकर को शौक नहीं था लिखने का, उसकी राइटिंग साफ थी इसलिए लिख दिया। कोई कारण होगा, उसके अंदर एक्सेप्शन होगी, कुछ ना कुछ रीजन होंगे। क्लियर? यस, every part of the statute should be given as far as possible full meaning and effect, and no word should be ordinarily be rejected as superfluous, कि ऐसी ओवरफ्लो कर रखे बना दिया लॉ ने 4 पेज का है, तो 1 पेज है। को कारण होगा सर, उसको पढ़ने का फायदा है। क्लियर? अब जैसे आप कह रहे हैं कि पता नहीं लाइन तो एक ही चल रही है, 4 पेज बना दिए इसकी, बट उसका रीजन है। आगे, omissions are not to be inferred, and sir inferred means अपने आप समझना, inferred means अपने आप प्रेडिक्ट करना या समझना। यस, पढ़िए। nothing can be added or taken away from a statute unless, yes, unless there is some justifiable ground to make the inference that the legislature intended something which it omitted to express. जब तक सर आपको कहा ना जाए, आप ओमिशन को अपने आप थोड़ी कर लेंगे। कुछ अपनी ओर से ऐड करना या कुछ अपनी ओर से टेक अवे करना, कि इसका तो कोई मीनिंग होएगा ही नहीं। ओमिट करना अपने आप में, ये अपने आप नहीं है जब तक लॉ मेकर की इंटेंशन आपको नहीं प्रोवाइड की जाती। नेक्स्ट इज thus the court cannot add words to statute or read words into statute which are not there. अपने आप ही जोड़ दिया बीच में, ये तो लिखा ही होगा, लिखा तो है नहीं। ये थोड़ी कि कुछ ना कुछ अपनी ओर से जजेस बीच में ऐड कर देंगे या कुछ ना कुछ वर्ड्स डिलीट कर देंगे। सर जो लिखा गया वही वर्ड्स के अकॉर्डिंग टू मीनिंग क्या करें, ड्रॉ करें। यस प्लीज, नेक्स्ट आगे। इफ द लिटरल मीनिंग प्रोड्यूसेस एन इंटेलिजिबल रिजल्ट। यस प्लीज, आगे। Courts cannot legislate. हाँ जी। If a matter has not been provided for in a statute, it cannot be supplied by the courts, even if the courts find that it should have been so provided. अब मान लो कोई मामला, कोई ऐसा जजमेंट या कोई ऐसी रूल्स जो में भी शायद लॉ में पॉइंट ना हो, शायद ना हो, कोर्ट के जज कहेंगे तो मैं निबेड़ दूंगा अपने लेवल पे, कोई बात नहीं
तुम्हें जजमेंट जो पास करनी है किसके अकॉर्डिंग करनी है, लॉ के अकॉर्डिंग करनी है। अगर उस पॉइंट के रिगार्डिंग लॉ नहीं है, अपनी टांग बीच में थोड़ी फंसाओगे कि ये तो कुछ भी मैटर नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए, जाओ, ये थोड़ी मतलब चलेगा, ये नहीं होगा सर। क्लियर? वैसे तो कोई ऐसा रूल नहीं है, बट स्टिल अगर कोई ऐसा मैटर नहीं भी है ना, तो अल्टीमेट आप अपनी ओर से डिसाइड नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास लिटरल कंस्ट्रक्शन या लॉ एप्लीकेबल अवेलेबल नहीं होता। आगे, यस। Supplying the meaning by the court would mean amount of creating legislation. इसका मतलब तो यही हुआ सर, मतलब तुम लॉ बना रहे हो, क्योंकि वैसे तो लॉ में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, एंड तुम्हारी ओर से मीनिंग प्रोवाइड करना अमाउंट्स टू क्या होगा, क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेशन, एंड फिर इंटरप्रिटेशन थोड़ी हुई, वो तो क्रिएशन हुई। अगर पहले उस पॉइंट के रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं था, तुम आज उस मैटर को सॉल्व कर रहे हो बाय अपनी नॉलेज यूज करते हुए। होते हैं सर, प्रैक्टिकली होते हैं ऐसे केसेस, तभी तो कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा जो जजेस क्या देते हैं, जजमेंट, इट बिकम्स लॉ बहुत टाइम से। और अगर मान लो लॉ में नहीं भी लिखा हुआ, उनकी ओर से लॉ क्रिएट किया जाता है, दे आर द क्रिएटर ऑफ लॉ समटाइम्स, तो फिर इंटरप्रिटेशन थोड़ी है, फिर तो वो क्रिएशन ऑफ लॉ है, फिर वो इंटरप्रिटेशन के अंदर थोड़ी कवर होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज एनॉमली इन वर्ड्स Would stay. और अगर कोई डेविएशन है भी है ना, एनॉमली का मतलब क्या पड़ा था, अगर कोई फर्क है भी है ना, वो रहेगा, बट तुम उसको चेंज करने की कोशिश मत करना। पढ़िए, द कोर्ट शुड इंटरप्रेट A statute on the assumption that the legislature did not make any mistake and that the legislature did what it intended to do. आप तो ये समझो जो लॉ बना हुआ है बिल्कुल सही बना हुआ है, कि जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तुम उसमें गलतियां नहीं निकाल सकते, और अगर गलती होगी तो चुपचाप उसको सह ले, बट चेंज नहीं कर पाना, पत्थर दिल बन जा। ठीक है ना, कि अल्टीमेटली जो लिखा हुआ है एज इट इज चलेगा। आगे चलिए, यस, लिटरल इंटरप्रिटेशन शुड बी फॉलोड इवन if it causes hardship to a certain extent. कोई फांसी पे लटकता लटका दे, मेरे को मतलब नहीं है, पर अगर अनॉमली है तुम उसको चेंज नहीं करोगे। मैंने तो पहले कहा था ना रूल यूज करो, अगर तुम्हें ये रूल यूज करना है तो उसका मतलब क्या है, एज इट इज क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा, एंड अगर कोई डिफेक्ट भी है, एनॉमली भी है, रहेगी सर। आगे चलिए, यस, इफ द मीनिंग ऑफ a statutory provision is clear, the court must provide such meaning only, regardless of the अंडरलाइन द वर्ड रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। अब यहाँ पे ना लिख देना फांसी पे लटकता लटका दो, रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट मतलब कुछ भी रिजल्ट आए, अगर मीनिंग क्लियर है तो सर वही मीनिंग है, कोई एनॉमली वहां पे बाहर नहीं की जाएगी, वो स्टे अंदर ही रहेगी, उसके पास ही रहेगी। यस, any anomaly discovered in the ओके, एनी अनॉमली डिस्कवर्ड इन द लिटरल मीनिंग इज अलाउड टू स्टे। रहो सर, कोई दिक्कत नहीं, आपका स्टे है, जैसे मर्जी रहे। क्लियर? नेक्स्ट इज एग्जैक्ट मीनिंग प्रेफर टू, हाँ जी, exact meaning prefer to lose meaning. It is presumed that the words in a अच्छा वर्ड के यूज कर रहा है, प्रिज्यूम्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मान के चल रहे हैं। क्लियर? इट इज प्रिज्यूम्ड दैट वर्ड्स इन अ स्टैट्यूट हैव बीन यूज्ड, क्या, जब तुमने इतना कुछ समझ ही लिया फिर तो बात ही पीछे क्या रही, और ऊपर से अज्यूम्ड भी नहीं, वर्ड क्या लेके चल रहे हो, प्रिज्यूम, कि लॉ में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो अपने आप में करेक्ट हैं, क्या हैं, एग्जैक्टली हैं, एंड नॉट लूजली। उसका एग्जैक्ट मीनिंग जो होगा बस वही ड्रॉ करेंगे, अपनी ओर से उसका लूज मीनिंग मतलब अपनी ओर से थोड़ी सी कोई चेंज डेविएशन कुछ अलाउड ही नहीं है, वही चलेगा सर जो लिखा हुआ है। आगे, यस, have been used correctly and exactly, not loosely. However, the court may drop this presumption if it establishes that there is something in the context which shows that the loose meaning must be क्या होना चाहिए, preferred, but फिर भी थोड़ी सी, ये भी कोई केस हुआ था तो अलाउ किया गया कि एग्जैक्ट मीनिंग की जगह थोड़ा सा लिटिल बिट आप लूज मीनिंग ले सकते हो, अगर वो तेरे रिजल्ट्स ड्रॉ करने में तुझे क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, एक सही इंटेलिजिबल टेस्ट की ओर लेके जा रहा है, देन आप कर सकते, देन आप थोड़ा सा डेविएशन कर सकते हो, अदरवाइज हमने अलाउ नहीं करा, और वो भी किसी केस में कहा गया तो। मैं तो पहली बार मना कर दिया था कि आप कर नहीं पाएंगे, लिटरल का मतलब क्या होता है, एज इट इज। चलिए, नो रेफरेंस टू द लीगल डिसीजन, और तो तेरी लीगल डिसीजन की रेफरेंस आएगी, लीगल डिसीजन की रेफरेंस आना मतलब लॉ को कंपेयर करना विद द प्रेजेंट केसेस, यहां पे तो कहा ही नहीं गया, यहां पे तो पहले दिन से क्या कहा गया, जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग टू आपको क्या करना है, वर्क करना है। आगे, limitations of the rule, yes please. a word means different to different people. अब ये अच्छे हैं, ये इंपॉर्टेंट है,
वैसे इसकी लिमिटेशन तो काफी आ चुकी हैं, ऊपर से पॉइंट भी देखें तो भी सेम है। अ वर्ड मीन्स डिफरेंट टू, तो सर आई थिंक सो इस रूल की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? जो तुमने क्या कहा, हम तो सर उसका एज इट इज मीनिंग ही लेकर चलेंगे जो उसका पॉपुलर मीनिंग होगा, बट सर हो सकता है एक पर्सन के लिए डिफरेंट, दूसरे के लिए डिफरेंट। पढ़िए, द प्लेन मीनिंग रूल suffers from the inherent weakness that it is not always easy to say whether a word is plain or not. yes instances have been found, ऐसे केसेस मिलते हैं when different tribunals have used plain meaning and come to different, वो तो वही है ना, जिसने जैसा मीनिंग समझा वैसे उसके अकॉर्डिंग उसका क्या आया, रिजल्ट आया। आगे, यस, डिफरेंट ऑर्डिनरी मीनिंग्स आर Are derived from the dictionary. However, dictionaries normally provide alternative meaning. ये आगे नाउन, pronoun, adjective हर तरह के मीनिंग प्रोवाइड करता है। क्लियर, सम ऑफ विच हैव वेरी वाइड मीनिंग एंड सम हैव अपने आप में क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड। तभी तो आप लाइन पढ़ते हो पहले, तभी तो लाइन पढ़ते हो ना कि मेरी वर्डिंग के अकॉर्डिंग कौन सा एडजस्ट हो पा रहा है, देन आप वो क्या करते हो, यूज करते हो। ये थोड़ी जो वर्ड देखा लगा के देख लिया। क्लियर, नेक्स्ट इज ऑल्सो अ वर्ड में बी गिवन, may be given a narrow meaning in one dictionary and a wider meaning in some other dictionary. बिल्कुल सर, डिक्शनरी का तो फर्क होता है। आपने घटिया सी डिक्शनरी ले रखी है, उसमें आते मीनिंग तो है ही नहीं। क्लियर, तो नेक्स्ट इज, आगे बढ़िए, इट मे कॉज confusion as to which of these meanings should be used in a given case. एग्जैक्टली। नेक्स्ट इज inconsistency between two or more provisions. Yes please, where two or more provisions are inconsistent with underline each other. inconsistent with each other, applying, yes please, applying literal interpretation could defeat one or more of such provisions. एक को अप्लाई करना दूसरे प्रोविजन की लॉ को क्या कर रहा है, अगर डिफीट कर रहा है तो लॉ तो कभी आपको ऐसा नहीं कहेगा कि एक तरफ कंप्लायंस करो दूसरी तरफ क्या कर दो, नॉन कंप्लायंस कर दो। इसीलिए जगह वर्ड क्या लिखा होता है हर जगह, नॉट विथस्टैंडिंग, सब्जेक्ट टू, कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐड होते हैं। कहते हैं सर ऐसे नहीं, ऐसे तो फिर अगर आप बिल्कुल प्लेन मीनिंग लेने लग गए, इधर कंप्लायंस होगा उधर नॉन कंप्लायंस होगा, ये नहीं सर, ये तो फिर दो प्रोविजंस के बीच में क्या आ रही है, इनकंसिस्टेंसी आ रही है। क्लियर, तो कुछ ना कुछ वर्डिंग तो आपको थोड़ी ड्रॉप करनी पड़ेगी। ये 44AB वाली एग्जांपल, 44AB वाली जो एग्जांपल आपको बताई थी कि 1 करोड़ से ऊपर टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है, और दूसरी तरफ कहते हैं 2 करोड़ से नीचे अगर आपकी रिसीट्स है तो विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप 8% प्रॉफिट डिक्लेयर कर दो। अब इसको मैं क्या समझू, तुम्हें यहाँ पे लिटरल नहीं, यहाँ पे तुम्हें क्या करना होगा, थोड़ी सी रीजनेबल कंस्ट्रक्शन यूज करनी है, देन आपको मीनिंग वहां से ड्रॉ करना होगा कि लॉ मेकर की इंटेंशन क्या है। ये आज भी क्लियर नहीं है लिटरली। जब भी ऑडिट केसेस आते हैं ना, हाँ करना है वैसे कर दो, अलग बात है। अगर रूल के अकॉर्डिंग टू बात करें, अगर उसकी एप्लीकेबिलिटी चेक करें, सीएस की भी कॉल आती है, अरे क्लाइंट आया था मेरे पास, उसकी टर्नओवर इतनी है एंड उसका ऑडिट बनता है या नहीं बनता, ये समझ नहीं। अब जैसे एक चीज बताओ, अगर किसी बिजनेस में लॉस आ रहा है, क्या उसका 44AB या AD के अकॉर्डिंग ऑडिट होगा? करना चाहिए, वो तो अपनी मर्जी है ना, क्या होगा? 44AD की कंडीशन क्या थी कि अगर 8% से नीचे, बेसिक एग्जम्पशन से ऊपर अगर आप प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं, देन आपका ऑडिट एप्लीकेबल है। लॉस के केस में तो होता ही नहीं, चलने दो, कर देते हैं, फिर भी कर देते हैं, सेफ्टी साइड ही है, सेफ्टी साइड ही है, अपने पैसे बन रहे हैं। बट अगर रूल के अकॉर्डिंग बात करें, लॉस के बारे में तो पॉइंट लिखा नहीं गया, क्योंकि वहां पे तो क्या लिखा गया था कि अगर आपकी एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है और 8% से नीचे आप क्या दिखा रहे हैं, प्रॉफिट, देन आपका ऑडिट लगेगा। और अगर 8% से ऊपर प्रॉफिट दिखा रहे हैं, फिर तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल टर्नओवर पे अपनी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन भर दो। वही सर, वही पॉइंट की बात कर रहा है, इनकंसिस्टेंसी। नेक्स्ट इज, आगे चलिए। In such a case, there is a need to harmonize some inconsistent provisions, which is not possible through literal interpretation, but is possible by applying the harmonious। अब यहाँ पे चलता है रूल नंबर 3, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। फिर दोनों प्रोविजन को बराबर रखा जाएगा, मैं भी तो वही कर रहा हूँ, 44AB 44AD बराबर रख के दोनों को फिर मीनिंग ड्रॉ किया जाएगा। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, मतलब दोनों कौन से कॉमन पॉइंट पे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, फिर उसका मीनिंग ड्रॉ करें। तो यहाँ पे तेरा रूल नंबर 3 अप्लाई होगा। आगे चलिए, intention of the law is ignored। हाँ जी, where the literal meaning defeats the very intention of law,
the literal meaning cannot be of any help. फिर तो सर लिटरल मीनिंग आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा. द कोर्ट्स should adopt the reasonable interpretation in such a case and assumption of a perfect draftsmanship. एक चीज बताओ, अगर लेजिस्लेचर, पढ़िए, लेजिस्लेचर इज assumed to be perfect in enacting a law and making amendments in it. बिल्कुल. However, at times the courts have struck down the provisions of a statute using the rules of interpretation. अब एक चीज बताओ, वैसे तुम कहते हो जी अमेंडमेंट्स वगैरह लाने के लिए कौन एलिजिबल है? लेजिस्लेचर. कि अगर लेजिस्लेचर अपने आप में जो बना रहा है वो बिल्कुल सही बना रहा है एंड अगर उसको दिक्कत फील होएगी तो अमेंडमेंट निकाल देगा. फिर जो कोर्ट के जजेस अपनी ओर से एडिशन कर रहे हैं तो इसका मतलब तेरे ड्राफ्टमैनशिप सही नहीं है. जिन्होंने लॉ बनाया, तुम अमेंडमेंट्स, वैसे लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? लेजिस्लेटिव बॉडी. वो लिख के देंगे ना क्या लॉ होगा, क्या अमेंडमेंट्स होंगी. अगर कोर्ट उसमें अपनी वर्डिंग ऐड कर रही है या उसको रिजल्ट सही देने के लिए कर रही है, मतलब तेरा ड्राफ्टमैनशिप बंदा सही नहीं है. और लेजिस्लेटिव बोर्ड तेरे को उस पर शक है तभी तो कर रहा है. नहीं तो क्या था, सिंपल जो लिखा गया अगर सही होता, क्या कोर्ट अपनी ओर से कोई वर्डिंग ऐड करती? उसने क्यों वर्डिंग ऐड करी होगी? रिजल्ट सही देने के लिए, नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए. मतलब सर तुम्हें तुम्हारे ड्राफ्टमैनशिप पे भरोसा नहीं. आगे चलिए. यस, This reflects that the premise on which the literal rules is based is not very strong. तो साफ सी बात ही है कि फिर जिस बेसिस पे ये रूल बनाया गया होगा मतलब वो स्ट्रांग नहीं अपने आप में. तभी तो तुम क्या कर रहे हो, कोर्ट अपनी वर्डिंग बीच में क्या कर रही है, ऐड कर रही है. नहीं तो करने की जरूरत ही नहीं थी. फिर तो जो लिखा गया वही ड्रॉ किया जाना चाहिए. आगे चल. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ rule. Yes, please. Where the literal meaning results in an absurd or unreasonable result, हाँ जी. the court would discard the literal representation. Similarly, where the statute is क्या है, ambiguous है, it becomes necessary to unfold the legislative intent. The court would follow the क्या, इसके नीचे ही पड़ा, reasonable interpretation. आपको reasonable interpretation क्या करनी चाहिए, use करनी चाहिए. Clear? Next is rule of, चलो rule of reasonable. Last 3 पेज हो रहेंगे, जितना कहोगे उतना करेंगे. लास्ट, अरे इसी के ऊपर बेस्ड है, मेरा कंटेंट खराब कर दोगे सारा. रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन पढ़िए. रूल ऑफ लॉजिकल पढ़िए जी. एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल पढ़ भाई, नोट लेके उनकी. ऑर्डिनरी मीनिंग इज क्या है? एब्सर्ड. यस प्लीज. The letter of law is logical. लेटर ऑफ लॉ एक नया नाम जो आप उसको वर्ड बोलते हैं, लिटरल एगिस. लेटर ऑफ लॉ लिखा गया वैसा. अगर वो लॉ इज लॉजिकली डिफेक्टिव ऑन अकाउंट ऑफ किसके कारण? एम्बिग्यूटी, इनकंसिस्टेंसी, इनकम्प्लीटनेस, द इंटरप्रिटेशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द क्या? सर सब कुछ छोड़ दो, वहां पे आप उसका पर्पस, पॉलिसी, ऑब्जेक्ट, स्पिरिट ऑफ द लॉ, वहां पे भाव, वही बात आ गई ना उसकी, इमोशंस, क्यों वो बनाया गया होगा, आप थोड़ी रीजनेबल कंस्ट्रक्शन वहां पे ड्रॉ. क्लियर? नेक्स्ट इज नैरो इंटरप्रिटेशन फेल्स टू अचीव द पर्पस. या फिर अगर नैरो इंटरप्रिटेशन थी, पर्पस तो फिर भी नहीं पूरा हुआ. फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर तो सर अपने को रीजनेबली वहां पे खुद ड्रॉ करना पड़ेगा. क्लियर? यहाँ पे लॉजिकल का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू द लॉजिक्स क्या होना चाहिए, अपना दिमाग चलाएं. क्लियर? अपना माइंड यूज करें. इसको लिखो, पर लिखे यहाँ पे, लॉजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अपना माइंड यूज करें. चलिए नेक्स्ट इज पढ़िए जी. वेयर द वर्ड्स, अच्छा सॉरी, इफ द ऑर्डिनरी मीनिंग fails to achieve the object of the law, the court may modify the meaning of the underline, the court may modify the meaning of the words and even the structure of the, क्या लिखा हुआ है, sentence बदल सकते हो सर कुछ भी. Where the words of statute appear to be prima facie clear. Prima facie means at the first instance. अगर तो देखने में सही लग रहा है and unambiguous है, फिर थोड़ी करेंगे. क्लियर? बट ऑन, देखने में लग रहा था, बट ऑन क्लोज स्क्रूटनी मींस डिटेल, इन्वेस्टिगेशन में, दे मे टर्न आउट टू बी, क्या निकला, डेफिशिएंट इन कैरिंग आउट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. रीजनेबल कंस्ट्रक्शन शुड बी क्या होनी चाहिए? रिसोर्टेड.
आपको सर वहां पे रिकंस्ट्रक्शन जो है, मतलब रीजनेबल कंस्ट्रक्शन जो है वो यूज करनी चाहिए। समटाइम्स लॉ पढ़ने में बड़ा आसान लगता है, बट जब उसको पढ़ने लगते हैं उसके अंदर मीनिंग पे मीनिंग पे मीनिंग निकलते ही जाते हैं। क्लियर? जैसे जीएसटी में काफी कंटेंट है, इनकम टैक्स में काफी ऐसा कंटेंट है जो वन टाइम सुनने में तो बहुत ही ठीक है सर, ऐसी प्रोविजन है, बट जब उसको जितनी नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ते हैं ना उतनी बार उसका मीनिंग निकल कर आता है। आगे चलिए। यस, द एसेंस ऑफ द रूल गिविंग इफेक्ट। Giving effect to intention of the legislature. हाँ जी, The rule of reasonable interpretation is based on the premise that it is legitimate to discover the true legislative intent, to discover, underline, to discover the true legislative intent so as to interpret a statutory provision। सर अपने को रियल मीनिंग से वो मतलब नहीं है, अपने को तो ट्रू लेजिस्लेटिव इंटेंट वहां पे फाइंड आउट करनी है। समटाइम्स जैसे आप कहते नहीं आपको कॉन्सेप्ट आता होता बट आप अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बट आपके इमोशंस को मैं समझ सकता हूँ कि हाँ चीज तुझे आती है बट तुझे एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा। अगर मैं लिटरल के अकॉर्डिंग चलूं फिर तो कांटे पे कांटा, फिर तो सारे बजेंगे। अगर तेरा लॉ का पेपर रीजनेबल कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चेक किया जाए तो तुम पास, अगर लिटरल के अकॉर्डिंग चला जाए फिर फेल, क्योंकि वो तो फिर एज इट इज वर्ड है, फिर वो तो एज इट इज वर्ड आ गया ना। एग्जांपल सामने आपकी, क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे। हाँ जी, while interpreting a statute, It is the duty of the court to find out the intention of the statute. yes, For determining the intention of the legislator, it is permissible to look into circumstances which, underline, look into the circumstances which prevailed at the time, उस टाइम पे क्या circumstances prevail करते होंगे, and when the statute was passed and which necessitated the passing of the statute। वही तेरा पहला वर्ड आया ना, purpose, object, clear, real intent, clear, the spirit of the law, क्लियर? ये सब कुछ देखा जाएगा। द इंटेंशन में ऑल्सो बी असर्टेन्ड फ्रॉम द कंटेक्स्ट, स्कीम एंड डिजाइन ऑफ द स्टैट्यूट। इतना तो सर आप पढ़ के, इतना तो रीजनेबली आप ड्रॉ कर सकते हैं। लॉ की लैंग्वेज पढ़ के आपको उसका बैकग्राउंड जानने को मिल सकता है अगर थोड़ी कोशिश करें तो। क्लियर? नेक्स्ट इज सेंसिबल मीनिंग। यस प्लीज। द रूल ऑफ reasonable interpretation is based on the मैक्सिम यूट्रिस मैगिस वेलियत क्वाम प्रियात। थोड़ी पेरिस वाली लैंग्वेज लगेगी ना आपको। क्लियर? यूट्रिस मैगिस वेलियत क्वाम पिरात। चलो ये मेरे को आपने पता क्या है विच मीन्स ये इंग्लिश ब्रिटिश लैंग्वेज। अपना लॉ जो है वो इंग्लैंड की कॉपी है ना, अपना लॉ जो है वो इंग्लैंड की कॉपी है ना, तो ये ब्रिटिश लैंग्वेज है। ब्रिटिश लैंग्वेज में आप अगर सर्च करो इंग्लिश इस वे से लिखी जाती है, उनकी वो डिफरेंट इंग्लिश है। वो अपने मोबाइल में चेक कर लेना, उसमें आती तो है कीबोर्ड में ऑप्शंस। ऐसे वर्ड लिखने शुरू कर दोगे पता लगे व्हाट्सएप चैट पे डिफरेंट लैंग्वेज आनी शुरू होगी। और क्या? which means that, yes please, thus which means that a statute should be interpreted in such a way that it makes, क्या लिखा हुआ है, sense rather than making it void। that is, a statute should be given effect rather than be destroyed। सर उसका मीनिंग समझो कि किस वे में वो यूज किया गया होगा। इन अदर वर्ड्स, इट इज बेटर टू इंटरप्रेट अ स्टैट्यूट इन सच अ मैनर दैट इट इज, वो अपने आप में क्या हो, अरे लॉ है, लॉ को उस वे में समझो ताकि वो काम करे, ताकि वो ऑपरेटिव हो, इफेक्टिव हो। उसको वॉइड करने के लिए थोड़ी होगा। जो अगर नॉर्मली बात करें, अगर लॉ मेकर की इंटेंशंस के पॉइंट से सोचें, उन्होंने लॉ को ऑपरेटिव करने के लिए करा होगा ना, तो आप भी उसका मीनिंग अपने अकॉर्डिंग टू थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिए कि ताकि आपका लॉ वो अपने आप में ऑपरेटिव हो या क्या हो, इफेक्टिव हो। यस, द कोर्ट शुड नॉट डिक्लेयर अ स्टैट्यूट एज वॉइड इफ इट इज वेड। पता लगे जी कल को ऐसा कोई लॉ आया, स्टैट्यूट ने उसको कोर्ट ने डिक्लेयर क्या कर दिया, वॉइड, ये तो समझ नहीं आया। समझो, उसका मीनिंग ड्रॉ करो, जितना रीजनेबल पॉसिबल है उतना तो कर पाओ ना। आगे, वेयर द लैंग्वेज of the statute is vague, it is the duty of the court to find out its true meaning and give effect to the same। Yes, generally the words of statute are given their ordinary and natural meaning। However, if the words are क्या है, ambiguous, yes, an attempt must be made to discover the intent of the legislature and then give इसको टिक कर लेना, ये लाइन अच्छी है, however वाली, clear, then give a sensible meaning to such words। Thus, the word of a statute must be constructed so as to lead to a, underline, rational, fair and sensible meaning। मतलब नॉट तेरे
लिटरल इंटरप्रिटेशन की तरह जो लिखा गया वैसे ही चलेंगे, चाहे रिजल्ट्स गलत क्यों ना आए, रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट्स, वहां नहीं चलेगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स, ताकि वो लॉ अपना काम कर पाए, ऐसा मीनिंग उसको क्या करो, असाइन करो, ताकि वो लॉ ऑपरेटिव एंड इफेक्टिवली वर्क कर पाए। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट इज लॉजिक बिहाइंड, इसके पीछे लॉजिक क्या था, है तो पॉइंट्स वही है, पढ़िए। इंटेंशन ऑफ द स्टैट्यूट इज supreme. The intention of the statute would be given greater weight than the mere words. Legislature would legislate only for the purpose of bringing about an effective result. हमारा देखो सिंपल सी बात, वहां पे तुमने वेटेज किसको दी, वर्ड्स को, यहाँ वेटेज किसको दे रहे हो, इंटेंशन को। किसको? इंटेंशन को। इंटेंशन मींस आप वर्क कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स के लिए, कि हमें चाहिए रिजल्ट्स जैसे मर्जी, जहां मर्जी से आए, वो मीनिंग यहाँ पे क्या करें, ड्रॉ करें। नेक्स्ट इज, and so it is the duty of the court to give effect to such purpose. बिल्कुल सर, मेन तो तुम्हारा क्या है, स्टैट्यूट की इंटेंशन मेन है ना। आप कोई भी इंटरप्रिटेशन जब करेंगे, मेन वर्डिंग तो वहां पे क्या चलेगी, मेन वर्डिंग वहां पे क्या चलेगी, इंटेंशन को देखा जाएगा ना, कि सुप्रीम का मतलब सॉरी स्टैट्यूट का इसके बिहाइंड इंटेंशन क्या थी, उसके अकॉर्डिंग मीनिंग असाइन कर दो। आगे फॉल्टी ड्राफ्टमैनशिप, और बाकी रही वो तुम्हारी ड्राफ्टमैनशिप जो पिछले की क्या थी, लिमिटेशन, इसकी वो क्या बन गई, इंपॉर्टेंस। यस, इट इज नॉट reasonable to expect that every statutory provision can be drafted with divine ये नहीं कर सकते जैसा तुमने पिछले वाले में assumption मानी थी कि सर एवरी प्रोविजन इज ड्राफ्टेड विद डिवाइन प्रोविजन, सॉरी डिवाइन प्रिसीजन एंड परफेक्ट क्लैरिटी, इतना भी नहीं है। वो जो ड्राफ्टमैन है वो भी तो कोई पर्सन ही है, इतनी कितनी को उनकी इंटेंशन सही होगी भी, जितना तुम उनके ऊपर प्रिज्यूम करने लग गए थे कि जो उन्होंने लिख दिया बस लिख दिया, ये नहीं होगा सर। आपको थोड़े बहुत मीनिंग तो अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि फॉल्टी ड्राफ्टमैनशिप तो होती है, लिखने वाले भी तो पर्सन थे, हो सकता है उनकी इंटेंट गलत हो, उनका सोचना गलत हो, आपका सोचना सही हो, दैट डिपेंड्स। पढ़िए। It is well accepted that there can be omissions or deficiencies on the part of the legislature. The omissions occur due to failure of the draftsman to use the words, word क्या लिखा हुआ है, entirely apt to cover the instant case, मतलब सर पूरे व्यू पॉइंट से उसको पढ़ो, फिर उसका मीनिंग क्या करो, असाइन करो। कहते हैं जस्ट डोंट गो ऑन वर्ड्स, गो ऑन इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर, कि उन्होंने क्यों बनाया गया होगा, उसके बेसिस पे आप अपना मीनिंग क्या करें, ड्रॉ कर। क्लियर? नेक्स्ट इज देयरफॉर इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी द कोर्ट लुक एट द पर्पस, स्कीम, डिजाइन, वही लाइन बार। क्लियर? एंड डिजाइन ऑफ द स्टैट्यूट एंड एड इट्स क्या लिखा हुआ है, ऑन कंट्री, ये ना वर्ड्स पिक आउट करने पड़ेंगे, वर्ड्स पिक आउट करने पड़ेंगे, और फिर आपकी कॉमन लैंग्वेज एक रूल के रिगार्डिंग टू बन पाएगी। है तो वर्डिंग चाहे सेम, हर लाइन में हर पॉइंट में, अरे रूल तो वही है ना, लाया जो गया रीजन तो वही है ना, बट उसको पिक आउट करना पड़ेगा सर, एक कंटेंट बनाना पड़ेगा आपको। आगे द कोर्ट्स आर empowered to correct the obvious drafting errors. बिल्कुल। In suitable cases, while interpreting a provision, the court may add words or omit words or substitute words. बिल्कुल। Thus, where it is clear that the draftsman has failed to achieve that what they have intended to, that there are omissions हैं और that some words need to be added होने चाहिए, the court must give effect to the intention of the legislature, even if it amounts to violent with the words. However, before interpreting a statute in this way, the court must be क्या होनी चाहिए, abundantly sure that, किस बात को लेकर, the intended purpose of the statute or provision is क्या है, clear। उसी के कारण तो सारा कुछ कर रहे हैं। अगर तेरी इंटेंशन ही क्लियर नहीं है भाई साहब, तुम रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कहां से लगा लोगे, तुम वहां पे वर्ड्स कैसे ऐड कर लोगे, पहले अपने आप को क्लियर कर ले, पहले अपने आप को सही कर ले कि तुझे इंटेंशन क्लियर है, तुझे पता है ना कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है इस लॉ का। दूसरा, बाय इनएडवर्टेंस द ड्राफ्टमैन्स फेल टू, पता नहीं समहाउ, इनएडवर्टेंस मींस समहाउ, क्लियर, ड्राफ्टमैन फेल हो गए इसको इफेक्ट देने में, इस इंटेंडेड पर्पस को कंप्लीट करने। तो सर अब यहाँ पे हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, कंडीशंस क्या थी, क्या कंडीशंस आई कि एक कोर्ट कब कोई वर्ड्स ऐड, डिलीट या सब्स्टिट्यूट कर सकती है, कब, जब कोर्ट को, पहले आप अपने आप को अबेंडेंटली क्लियर कर लो, मुकरने नहीं देंगे बाद में, छेड़छाड़ भी किससे कर रहे हो ये देख लो पहले, लॉ से। पहले तुम्हें पता है कि उसका पर्पस क्या था, तुम्हें पता उसका इंटेंट क्या था। और दूसरी कंडीशन, दूसरी क्या थी, वो तेरे जो ड्राफ्टमैनशिप थे, जो पर्सन थे,
वो फेल हो गए इस इंटेंशन को पूरा करने में। उन्होंने फॉल्टी ड्राफ्टमैनशिप वहां पे रखी है, जिसके कारण आपका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा। फिर भाई कर लो, फिर कर ले, फिर अपनी ऐड कर लो, रीजनेबल जो तुझे करना है ना कर, पर बी अश्योर अबाउट दैट। आगे लास्ट इज नेक्स्ट, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल। सर अगर मीनिंग अपने आप में क्या है, रियल, क्लियर एंड रीजनेबल कंस्ट्रक्शन अपने आप में क्या रिजल्ट्स दे रही है, वही बात एब्सर्ड, देन सर आपको ये रूल्स नहीं यूज करने चाहिए, देन आगे वाले रूल्स में आपको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट? आज बेसिक इंट्रोडक्शन में थोड़ा ज्यादा चलेंगे, क्लियर, बट स्टिल तेरे को बता रहा हूं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पहले दो ही मेन है। ये जो आज आप लोगों ने कंप्लीट करे इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस ही ये दो करते हैं, बाकी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट फास्ट बेसिस पे चलेगा, क्लियर। सो बेसिकली नेक्स्ट क्लास में कमिंग, वैसे इसको तकरीबन 2 लेक्चर्स तो लगेंगे बड़े आराम से, अगर इसी ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम चले, बट मेरी कोशिश है जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की, क्लियर, सो दैट कि नेक्स्ट ऑन आपके टेस्ट एंड ऑल जो भी आप लोगों के पैटर्न रखना है एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो आपका स्टार्ट हो पाए। मेरी ओर से एक ये टॉपिक और एक जर्नल क्लॉजेस छोटा सा, मेन तो पहले ये है, इसीलिए मैंने सबसे पहले इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करा। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट।